बैठ 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 जाओ बैठ जाओ। टॉपिक बताना जरा आज का। ओके चलो। हाँ लिफ्ट। अच्छा तो लिफ्ट से आते ही क्यों? लिफ्ट से आते ही क्यों? सीढ़ी से आओ यार, जवान आदमी तुम लोग। अच्छा देखिए, टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट क्लास में बफर पढ़ाया था, तो अब बफर से आगे सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो आप लोगों के लिए एक टेस्ट का कॉम्बिनेशन बना दिया गया है, मतलब एक प्लानर बना दिया गया है। आप लोगों को कल या परसों तक जहां पर भी प्लानर लगते होंगे वहां लग जाएगा। तो आपको टेस्ट देने हैं, कम से कम उसमें 20 टेस्ट के आसपास है। 15 से 20 टेस्ट है। 12 और 5 और 5 कितने होते हैं? 22, तो 22 है। 12 5 5 हाँ 22 है। तो 20 या 22 टेस्ट का है प्लानर। ठीक है, 11th आपकी पूरी है कि आप अच्छे से 11th रिवाइज करें और टेस्ट दें, 12th रिवाइज करें, टेस्ट दें, और फिर बहुत सारे फुल फ्लेवर टेस्ट दें। मगर ये सारी कोशिशें तभी फुलफिल होंगी जब आप उसको आप ईमानदारी से दोगे। ठीक है, आपको यहीं पे पेपर मिलेंगे, आप आराम से बैठ के 2 से 5 पेपर खूब दीजिए। तो आप लोगों को हम लोगों ने कोशिश ये की है कि जो लास्ट के 60 दिन है उसमें जो जो हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से, तुम्हारी तरफ वाला काम तो देखो यार तुम ही करोगे, अपनी तरफ से हम जितना एफर्ट मार सकते हैं वो हम लोग मार रहे हैं। तो आपको पूरी, वो आपके लिए फ्री है, वो आपके लिए फ्री है, वो पेपर भी आपके फ्री है, सब कुछ फ्री है, उसमें आपको कोई पैसे ऐसे नहीं देने हैं। ठीक है, और पेन कॉपी वाले टेस्ट मिलेंगे, मतलब आपको पेपर मिलेगा, आप उसको करो, घर ले जाओ, आराम से मस्ती रखो। तो 20 टेस्ट होंगे। 20 टेस्ट में आपको 5 पार्ट टेस्ट, 11th के 3 पार्ट टेस्ट, फिर एक फुल टेस्ट। 11th और 12th में पार्ट टेस्ट हम लोगों ने ज्यादा रखे हैं, जैसे बच्चा प्रिपेयर कर पाए। एक होता है कि यार हमने टेस्ट ले लिए, हमें टेस्ट नहीं लेने हैं, हमें ये देखना है कि बच्चा उतना प्रिपेयर कर पाए, पेपर दे पाए। क्योंकि ऑन इन एवरेज आपके पास 84 चैप्टर है, तीनों मिला के लगभग। अब 84 में से यदि हम 50 भी मान लें, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि 50 भी मान लें, तो 50 84 का आधा कर दो, 50%, तो 84 का आधा होगा 42। इसका मतलब 42 चैप्टर यदि हम 11th में मान लेते हैं, 42 12th में मान लेते हैं। अब यदि मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो 21 चैप्टर आए, और मैं हर हफ्ते ले रहा हूं, तो यार 6 दिन में कोई बच्चा 21 चैप्टर कैसे तैयार कर पाएगा?
तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि नहीं यार, इसका 1/3 कर दो। तो जब आप इसको 1/3 कर दोगे तो 12 चैप्टर के आसपास आ जाएंगे, 12 से 13 चैप्टर। तो 12 से 13 है, उसमें कुछ फिजिक्स के होंगे, कुछ केमिस्ट्री के होंगे, कुछ जूलॉजी, कुछ बॉटनी। तो 12-13 चैप्टर 6 दिन में बच्चा तैयार कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा पहले से पढ़ रखा है। तो 3 पार्ट टेस्ट होंगे 11 के, 3 पार्ट टेस्ट होंगे 12 के, एक फुल टेस्ट 11 का, एक फुल टेस्ट 12 का, फिर सारे वो फुल टेस्ट। अभी स्टार्टिंग हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट मंथ से, फरवरी से। 23 फरवरी को पहला टेस्ट होगा आपका, ठीक है। प्लानर बना दिया है, सब हो गया है, आज फाइनल भी हम लोगों ने कर दिया है। AITS, हाँ AITS आपके लिए, AITS मतलब वो पूरी इंडिया में चलेगी, पूरे इंडिया में, हाँ मतलब पूरे वेदांतु में चलेगी, ठीक है। आप लोगों को भी बिल्कुल फ्री मिलेगी, बाकी लोगों को भी मिलेगी, तो पूरे इंडिया में चलेगी। जैसे आप रैंक देख पाओ कि रैंक क्या आ रही है आपकी, ठीक है। आप ये देख पाओ कितने नंबर बन रहे हैं आपके, और साथ साथ में प्रिपरेशन भी हो पाए। हाँ बेटे, नहीं नहीं, ऑफलाइन सेंटर पे, ये आपकी टेस्ट सीरीज है। उन बच्चों को मिलेगी, मगर उन बच्चों को ऑफ वैसे मिलेगी ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन मिलेगी, फ्री मिलेगी। जिस चीज के लिए ऑनलाइन में, जैसे यही एक टेस्ट सीरीज ऑनलाइन में भी चल रही है, तो इसकी 2 से 3 हजार कॉस्ट आ रही है, क्योंकि पेपर आते हैं, पेपर फिर छपते हैं, फिर कोरियर जाता है, तो उसके हम लोग शायद 22 टेस्ट है। NYTS के बाद AITS जो आई, 22 टेस्ट शायद AITS में है, और 22 टेस्ट है, शायद उसकी कॉस्टिंग 1700 या 1800 रुपए है, ठीक है। मगर वो अलग है, उसके पेपर और इसके पेपर सेम नहीं होंगे, ये भी बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ले रखा होगा, ठीक है। उसके पेपर अलग है, इसके पेपर अलग है, इसके पेपर नए बनवाए जा रहे हैं, और वो पेपर अलग है जो NYTS के हैं और AITS के हैं। AITS के जो पेपर हैं वो अलग पेपर हैं, जो ऑनलाइन चल रही है और जो सबके घर पहुंचाई जा रही है, और ये जो आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी ये बिल्कुल अलग होगी। इसके पेपर अब बनवाए जाएंगे, प्लानर दे दिया है, तो अब बनने चालू होंगे, ठीक है। हम लोग देखते जाएंगे कि हाँ भाई आते जा रहे हैं, तो पेपर कैसे बनना है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या सही आ रहा है, क्या गड़बड़ आ रहा है, उसको रेक्टिफाई करते जाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग होगी, ये सभी ऑफलाइन सेंटर में की जाएगी। हम लोगों ने तो यही कहा है, पूरे इंडिया में लेना है, जैसे आप थोड़ा रैंक देख पाए। अब हम लोगों को बस एक ही चीज की टेंशन है कि ऑनलाइन वाले मंथन के बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि हार्ड कॉपी फॉर्म में उनको पहुंचा नहीं सकते, तो या तो इसका फिर ऑनलाइन वर्जन उनको देने, जैसे उनकी भी रैंक आपकी रैंक से जुड़ जाए। हाँ बेटे, लेट है और नहीं भी, एक्चुअल में हम लोग काम आपको देख के कर रहे हैं, अपने को देख के नहीं। भाई टेस्ट तो हम जनवरी के पहले वीक से भी चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या आप क्लासों के साथ साथ हर हफ्ते 13 टेस्ट 13 चैप्टर तैयार कर पाओगे? बात यहां है कि आप कितना कर पाओगे। हमें क्या, हमें तो डेट लिखनी है, तो हम डेट चेंज कर देंगे। प्रॉब्लम यह है कि बच्चे कर पाएंगे कि नहीं। अब बच्चे कर ही नहीं पाएंगे तो हम टेस्ट किसके लिए ले रहे हैं? आपके लिए ले रहे हैं ना। यदि हम पूरे इंडिया लेवल पे उसको मान लो कुछ बेच रहे होते, तो ये होता है 10 तरह के बच्चे अपना मैनेज कर लेंगे, मगर यार हम आपके लिए काम कर रहे हैं ना, तो अब आपको ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि वो काम आपके लिए किया जा रहा है। तो आपका जो सिलेबस है, वो जितना हम लोगों का डिस्कशन हुआ है सभी टीचरों से, ये हुआ है कि 15 फरवरी से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी का 15 को होगा, किसी का 17 को होगा, किसी का 23 को होगा, किसी का 24 को होगा। तो 10 फरवरी के बाद उल्टी गिनती आने लगेगी, किसी की 3 क्लासें बची, किसी की 4 बची, किसी की 10 बची, किसी की 12 बची। तो अब बच्चे को टाइम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी वजह से पहला टेस्ट 23 फरवरी को है, और पहले शुरुआत में एक एक हफ्ते में एक है, हर संडे, और मार्च में हर संडे है, और लास्ट वाले वीक से या सेकेंड लास्ट वीक से हफ्ते में 2 है, फिर अगले अप्रैल में हफ्ते में 3 है, जब फुल टेस्ट आ जाएंगे। आप अपनी कमियां पहचानो, पूरे दिन आराम से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, कमियां पहचानो टेस्ट दो, कमियां पहचानो टेस्ट दो, अपने को इंप्रूव करो लगातार। तो लास्ट वाले वीक में एक दिन में 3 है, एक मतलब एक वीक में, सॉरी एक वीक में 3 है, अल्टरनेट कर देंगे कि आप अल्टरनेट टेस्ट देते चले जाओ और उसको करते रहो, मगर आप लोग मेहनत करते रहिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरा काम कर देंगे, आपको ये भी दे देंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था 400 क्वेश्चन, वो भी बन गए हैं, वो मैंने वो कंपाइल करने के लिए दे दिए, तो 2-3 दिन में आपको वो भी दे दूंगा।
उसके क्वेश्चन दे दूंगा, आंसर की दे दूंगा, आप करिए, डाउट पूछिए। फिर कभी मेरे पास टाइम होगा तो मैं उसकी 2 क्लास लगाऊंगा, एक कंप्लीट 11, एक कंप्लीट 12 वाईटी पे। और उसको, क्योंकि तब तक हो सकता है मैं, मेरा सिलेबस खत्म हो गया तो मैं चला गया, तो अब उसकी क्लास के लिए तो पटना आऊंगा नहीं कि सिर्फ एक क्लास के लिए आऊं, तो वाईटी पे लगा दूंगा कि आज हम क्यूएसडी प्राइम की 11th का डिस्कशन है, तो 11th के जितने भी क्वेश्चन है 200 है, 250 है, 8 घंटे 8 घंटे, 10 घंटे 10 घंटे, वो पूरा एक सेशन में कंप्लीट करा देंगे। उसी तरह से 12th पूरा एक सेशन में कंप्लीट करा देंगे। 2 सेशन लगा के उसके सोल्यूशन भी हम लोग कर लेंगे कि भाई तुम लोग सोल्यूशन पूछो कैसे। वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक ग्रुप बना दिया जाए जिसमें बच्चे क्वेश्चन पूछ पाए, हम लोग रात में बता पाए, क्योंकि दिन में तो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, रात में खाली हुए तो थोड़ा बता दिया, नहीं तो उसमें और टीचर डाल देंगे, वो बताते रहेंगे। मगर यदि बच्चों को लगा कि नहीं यार सर ही बता दें, तो फिर लास्ट में हम लोग रात में खाली हुए तो एक बार 10 15 20 मिनट देख के जल्दी जल्दी आंसर बता दिए सारे कि हाँ इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, वॉइस मैसेज के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। टेस्ट सीरीज का प्लानर बन गया है। हो सकता है, मैंने बोला है कि आप प्लानर ना बना के रखो, लगा भी दो, और कम से कम हर जगह हो, मतलब एक कमरे में 3 4 जगह लगाओ, जैसे बच्चे की बार बार नजर पड़े, बच्चा सिलेबस देख ले, याद कर ले, उसको बार बार नजर पड़ेगी तो थोड़ी टेंशन आएगी कि यार 6 दिन बाद टेस्ट है या 1 महीने बाद टेस्ट है, चलो अभी से शुरू करते हैं, तो उसको थोड़ी सी टेंशन आएगी कि नहीं यार हाँ ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है, ये टेस्ट देना है, तो उस पर आप लोग लग जाइए। इसीलिए इतनी जल्दी प्लानर दिया जा रहा है कि बच्चा अपने हिसाब से सेट कर ले। हर बच्चे की अपनी प्रॉब्लम है, हर बच्चे की अपनी स्पीड है, तो वो अपने हिसाब से चीजों को सेट कर ले कि भाई ये वाला टेस्ट हमें बहुत ईमानदारी से देने हैं और नंबर बनाने हैं, तो उसको कर दिया गया है। आप बस उस पर लग जाओ। और बात रही सिलेबस की, तो मुझे जहां तक आइडिया है कि 10 फरवरी से सिलेबस खत्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी की 1 क्लास रहेगी, किसी की 2, किसी की 10, किसी की 5, किसी की 15, ऐसे। हाँ, उल्टी गिनती पे आ जाएगा सिलेबस आपका। हाँ, केमिस्ट्री का भी हो जाएगा। क्या? जैसे ही मेरा खत्म होगा फिर उनकी क्लास लगेंगे। ठीक है, अब मेरा कब खत्म होगा मैं एक आइडिया दे देता हूं। मैं 25, 26, 27, 28 4 दिन की छुट्टी पे हूं। उसमें 26 तो वैसे ही छुट्टी रहती है और 25 को आप टेस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो 2 दिन मतलब मान लो, तो मैं 4 दिन नहीं हूं। उसके बाद मैं लाइन से, जैसे डेली पढ़ाते हैं, और अब आपकी क्लास शायद 2 घंटे की डेली होती ना, तो 2 घंटे की होती। अब हमारे चैप्टर है 3, रिडॉक्स, इलेक्ट्रो एंड एटॉमिक। उसमें से रिडॉक्स बहुत छोटा चैप्टर है, उतना ही छोटा है जितना केमिकल इक्विलिब्रियम। तो 2 2 घंटे की है तो 4 क्लास, और उसमें एक क्लास या आधी क्लास आगे पीछे कर लो, तो पीछे तो ना करो, आगे ही कर लो। तो 4 4.5 क्लास में रिडॉक्स, 7 क्लास या 8 क्लास में इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो में टाइम लगेगा, 2 2 घंटे की है तो 8 क्लास तक हो जाएगा, और 6 क्लास एटॉमिक। ये मतलब एक मिनिमम है कि इसके आसपास मुझे लगेगा। इसमें 2 3 क्लास बढ़ा सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। बढ़ा सकते हो, कम नहीं। जैसे कभी कभी हम लोग बातों में ज्यादा लग गए, या कभी कभी लड्डू खाने में टाइम लगा दिया, है ना, तो इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लड्डू तो खा गए ना यार। देखो, मैंने आपको बताया है कि मैं एक ही तरह की पार्टी बच्चों को दे पाता हूँ, एजुकेशनल पार्टी, और वो बहुत लंबी दूंगा, रो दोगे देखना तुम कि अरे यार सर छोड़ दो यार। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। तो बहुत जल्दी वो पार्टी मिलेगी आपको। तो आप लोग तैयार हो जाएं, ठीक है। आज जो जेई वाले बच्चे हैं उनके लिए किया गया था कि भाई पढ़ाई वढ़ाई तो कर लिए, एक बार ऊपर वाला भी सोर्स लगा लो, शायद तुम्हारा काम हो जाए। हाँ, तो आप लोगों के लिए भी कर देंगे, मगर इससे कोई फर्क रख पड़ेगा नहीं ज्यादा। ठीक है, आपको पढ़ के ही रिजल्ट निकालना होगा, नहीं तो फिर पढ़ाई और इतना सेंटर एंटर की जरूरत ना पड़ती। तो सभी लोग मेहनत करो और काबिल हो, इसमें कोई शक नहीं है। सारे बच्चे ही निकालते हैं, तुम्हारे दोस्त अभी देखना निकालेंगे और उसको फिर तुम गालियां सुनाओगे कि यही इसी ने मुझे बिगाड़ा है, मेरे साथ टहलता था, आज सिलेक्शन लेके बैठा है। और 6 महीने बाद वो तुम्हारा फोन उठाना बंद करेगा, ठीक है, या कम कर देगा, और 2 साल बाद तुम्हें भूल जाएगा। पूरा बता देता हूं। फिर तुम 5 साल या 6 साल बाद सोचोगे कि यार थोड़ी और कर लेता तो मैं खुद सेलेक्ट हो जाता, तब आपके पास चांस नहीं होगा। तो चलिए, तो आप लोग पूरी तरह से रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। आपके पास सारी चीजें टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी।
और सारी चीजें आपके लिए अरेंज कराते रहेंगे, मगर मेहनत आपको करनी है, उस पे किसी का बस नहीं है। इसी वजह से बेचारे गार्जियन भी हार जाते हैं, हम लोग भी हार जाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे पक्ष का काम है वही वीक पड़ जाता है। गार्जियन ने तो देखो भाई अपने पैसे भी खर्च कर दिए, सब कुछ करके तुम्हें यहां बैठा दिया, अब वो यही कर सकते थे, उन्होंने बेचारों ने कर दिया। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते थे? हम लोगों का काम था अच्छे से पढ़ाना, टाइम पे सिलेबस खत्म करना, सारा कुछ पढ़ाना, और जो पढ़ाए वही आए, और साथ में बच्चे को समझ में आए, ये हमारे पक्ष के काम है, वो हम कर रहे हैं। उसमें कहीं दो राय नहीं, पेपर में वही आएगा जो पढ़ाया जा रहा है, वही आएगा, इसकी गारंटी ले लाऊं। मगर परफॉर्म करने की गारंटी तुम्हारी होती कि हाँ यार उसको रिवाइज करो, उसको याद रखो, उसको परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करो, थोड़ा ज्यादा रिवीजन करो, ये सब तुम्हारे बच्चे के काम है। मैं आपको यहाँ पढ़ाता जा रहा हूँ, ऐप पे रिवीजन कराता जा रहा हूँ। मंडे को अभी मैंने शायद थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री कराया है, ठीक है, हर मंडे करा रहा हूँ, तो एक बार ये पढ़ाया, एक बार वो रिवीजन कराया, फिर उसके बाद भी कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि कोई खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देता ही रहूंगा। जैसे क्या है कि हर तरह से सारी चीजें इंटैक्ट हो जाएं, इस तरह का भी क्वेश्चन बच्चा करना जानता हो, इस तरह का भी क्वेश्चन करना जानता हो, जैसे पेपर में आए तो वो परफॉर्म कर पाए। मगर इन सब में आपकी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। आपको इतनी ही बात फिजिक्स में भी चाहिए, इतनी बात केमिस्ट्री में भी चाहिए, इतनी बात जूलॉजी बॉटनी सब में चाहिए, और सब में परफॉर्म करना है कम से कम 90% से ऊपर। प्रॉब्लम यहां पे है। चलो अब पढ़ा लेते हैं, जैसे ये चैप्टर अभी खत्म हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग बातें कर लेंगे। वैसे तो बातें करने का मुझे इन लोगों ने कभी टाइम ही नहीं दिया, इतना लेट छोड़ा है कि मैं जब से आया हूं सिर्फ पढ़ाता ही चला जा रहा हूं। यदि आप देखो 2 महीने से सिर्फ क्लास चल रही है, और एक दिन भी क्लास ऑफ नहीं हुई है, उसी दिन ऑफ होती है जिस दिन संडे वो टेस्ट होता है, नहीं तो संडे को भी हो रही है। 2 महीने, एक हम लोग शायद 1 दिसंबर से क्लास कर रहे हैं, पूरा दिसंबर निकल गया, पूरा जनवरी आ गई है, एक दिन भी ना छुट्टी है, ना मैं लेट आया हूं, आप ना मैंने क्लास कैंसिल की है ना? नहीं, इसमें आपका भी रोल है। ये तोड़ देंगे। अरे भाई प्रभु, शांति पकड़ो, अरे रुक जाओ, रुक जा रुक जाओ। इसमें सबका रोल होता है। रोल इस चीज का है कि हाँ यार मेरे को टाइम कम है, तो यदि मैं मान लो छुट्टी मार देता हूँ तो बच्चे फंस जाएंगे, हम तो नहीं फंसेंगे मगर बच्चे फंस जाएंगे बेचारे, उनको टाइम लास्ट में कम मिल पाएगा, और जब तक लास्ट में टाइम नहीं मिलेगा ना, परफॉर्मेंस नहीं आएगी। आप अभी जो परफॉर्म कर रहे हो ये अच्छा कर रहे हो, खराब कोई नहीं कर रहा है। यदि कोई सोच रहा है मेरे 400 आ रहे हैं तो खराब नंबर आ रहा है, अभी आप कोचिंग कर रहे हो उसके साथ 400 आ रहे हैं। मेन सूट तब करेगा जब तुम सेल्फ स्टडी में आओगे 12-15 घंटे की, 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे की जब सेल्फ स्टडी आएगी ना, तब नंबर सूट करेगा तेजी से। वो वही वाला समय तुम्हें पकड़ के रखना है, उसी समय अपने को मोटिवेट रखना है। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हें गाइड करने वाला कोई नहीं होगा। तुम देर से भी उठ रहे हो तो भी ठीक है, जल्दी उठ रहे हो तो भी ठीक है, वहां पे सेल्फ मोटिवेशन लगेगा कि नहीं यार, एनी हाउ कम से कम हम 14 घंटे पढ़ ले जाएं, 17 घंटे पढ़ ले जाएं, 16 घंटे पढ़ ले जाएं, वहां सेल्फ मोटिवेशन लगेगा। अभी क्या है, आप प्रेशर वाइज सुबह उठ के कोचिंग आ ही जाते हो, है ना, कि चलो यार ठीक है चल के पढ़ लेते हैं, मगर उस समय आपके आसपास कोई नहीं होगा, वहां सेल्फ मोटिवेशन ज्यादा लगेगा कि नहीं यार हमें अपनी तरफ से सारा काम करना है। तो चलो पहले पढ़ा देता हूं। अब जरा देखो यार बच्चों, सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। क्या होता है सॉल्बिलिटी, क्या होता है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, ये बताता हूं। सबसे पहले जरा देखो, यहां पर हम जिस तरह के सॉल्ट की बात करेंगे उसको बोला जाता है स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरी वेरी लेस soluble in solution। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट में हम उस तरह के सॉल्ट या उस तरह की मॉलिक्यूल की बात करते हैं जिनकी सॉल्बिलिटी ना के बराबर है, सॉल्यूशन में उनकी सॉल्बिलिटी क्या है, ना के बराबर। ऐसे मॉलिक्यूल की चर्चा यहां पे चलने वाली है। तो पहले तो आप ये समझ लो, ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग नाम क्या देते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्ट की चर्चा कर रहे हैं इसलिए सॉल्ट लगा रखा, नहीं तो स्प्रिंगली सॉल्युबल मॉलिक्यूल, ठीक है।
तो पहला पॉइंट ये दिमाग में लगाओ कि जो भी कुछ इसमें चलेगा उन सब की सॉल्बिलिटी ऐसी होगी जो ना के बराबर होगी। मतलब सॉल्बिलिटी इतनी कम होगी कि 1 से हमेशा लेस आएगी। सॉल्बिलिटी की वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज, फिर से सुन लो, ऑलवेज ऑलवेज लेस देन 1 होगी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत लेस देन 1 ऑलवेज होगी। इसका मतलब तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है कि सॉल्बिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है, क्वेश्चन कोई भी चल रहा हो, क्वेश्चन कोई भी चल रहा हो। इस पॉइंट को याद रखना, हल्के मत लेना, ये यूज होगा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चनों में कि सॉल्बिलिटी की वैल्यू जो होगी हमेशा लेस देन 1 लेनी है। हमेशा क्या लेनी है? लेस देन 1। अब मैथ्स थोड़ी पढ़ा देता हूं। यदि लेस देन 1 वैल्यू का आप स्क्वायर करते हो या क्यूब करते हो, सपोज करो s की वैल्यू है 10 की पावर -4, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो यदि एक से छोटी वैल्यू पे पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। एक से छोटी वैल्यू पे पावर बढ़ाओगे वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, एक से छोटी वैल्यू पे रूट लगाओगे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप ये ध्यान रखना कि यार कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, एस क्यूब की वैल्यू और छोटी है, एस स्क्वायर की वैल्यू और छोटी है, एस की वैल्यू सबसे बड़ी है। क्यों? जैसे जैसे पावर बढ़ेगी वैल्यू छोटी हो रही, चेक करो। एस की वैल्यू 10 की पावर -4 है, एस स्क्वायर की वैल्यू 10 की पावर -8 है, वैल्यू और छोटी हो गई, है ना? तो जितनी बड़ी पावर लगेगी उतनी वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एस लेस देन 1 है, इसलिए। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब बात आई ये सॉल्बिलिटी होता क्या चीज है। तो अब सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन बताते हैं कि भाई सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम, फिर सुनिएगा ग्राम बोल रहा हूं, 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट पड़ा होता है उसे सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट कहते हैं या सॉल्बिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। 1 लीटर में 3 ग्राम AgCl है तो उसकी सॉल्बिलिटी क्या हो गई? 3 ग्राम पर लीटर। 1 लीटर में 10 ग्राम है तो 10 ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन क्या है? 1 लीटर सोल्यूशन में जितने ग्राम सॉल्यूट पड़ा है उसको सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट कहते हैं। अब लैंग्वेज में सजा लो, ये तो हम लोगों ने देसी लैंग्वेज में बोला कि भाई 1 लीटर में जितना ग्राम सॉल्यूट है वही सॉल्बिलिटी है। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट है वही सॉल्बिलिटी है। अब लैंग्वेज में तो हम बता देंगे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो हमने लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है उसे हम क्या कहेंगे? सॉल्बिलिटी बोलेंगे। 1 लीटर सोल्यूशन में जितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है उसे सॉल्बिलिटी बोलेंगे। तो इसकी यूनिट क्या आएगी? इसकी यूनिट आएगी ग्राम पर लीटर। अब देखो सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन है ग्राम पर लीटर में, मगर जब आप क्वेश्चन करोगे तो ऑलवेज आप इसको मोल पर लीटर में डाल रहे होगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाली इक्वेशन में जो भी कंसंट्रेशन लिखा जाता है वो मोलरिटी के टर्म में लिखा जाता है। तो ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये भी सिखा देता हूं, गौर सुनिए। अब देखो लीटर लीटर सेम है, बस आपको ग्राम को मोल बनाना है। तो ग्राम को मोल कैसे बनाया जाता है? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। इसका मतलब ग्राम पर लीटर में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो वो मोल पर लीटर बन जाता है। इसकी जरूरत हमें फ्रीक्वेंटली पड़ रही होगी, ठीक है, क्वेश्चन में। तो एक हमारी ये बात हो गई। तो मैंने आपको कहा कि सॉल्बिलिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, इस बात को ध्यान रखो। सॉल्बिलिटी होती क्या है कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको सॉल्बिलिटी कहते हैं। यूनिट ग्राम पर लीटर होती है, मगर क्वेश्चन में हमेशा मोल पर लीटर में डालनी है, और बोलेंगे उसका नाम सॉल्बिलिटी ही, ये भी ध्यान रखिएगा। उसको कोई मोलरिटी नहीं बोलने वाला है, नाम वही है सॉल्बिलिटी, मगर यूनिट वहां पे अलग चल रही होगी। वहां यूनिट हमेशा मोल पर लीटर चल रही होगी। क्यों?
क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जितना भी कंसंट्रेशन लिखा जाता है सब मोल पर लीटर में लिखा जाता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्बिलिटी का डिस्कशन कर दिया कि हाँ भाई सॉल्बिलिटी क्या चीज होती है। अब यार हमने क्या किया, एक सॉल्ट ले लिया, गौर सुनिएगा, इस हेडिंग में कोई नई चीज नहीं है, बस सबके नाम चेंज कर दिए गए। देखना आप, बार बार मैं नाम चेंज करूंगा और कुछ करूंगा ही नहीं। देखिए मैंने माना कि ये एक सॉल्ट है AXBY। अब ये स्प्रिंगली सॉल्ट है, A कितने हैं X, B कितने हैं Y। अब बात आई चार्ज की, तो जो B के नीचे होता है वो A का चार्ज, जो A के नीचे होता है वो B का चार्ज। अब मैंने कहा यार इसका कंसंट्रेशन है, इसका 0 0, C में से S कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। ऐसा हम करते आए हैं, किसी को बुरा मानने की जरूरत तो है नहीं, और ना ज्यादा हमें समझाने की जरूरत है, ये तो हम लोग पूरे केमिकल इक्विलिब्रियम में किया है ना। A 0 0, A माइनस एक्स एक्स एक्स, या C है तो C 0 0, C माइनस C1 C1 C1। अब जरा देखो क्या चल रहा है, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा, आयनिक इक्विलिब्रियम चल रहा है। तो जरा देखो, आप लोग मत छापिएगा क्योंकि इसमें मैं कुछ रफ भी करूंगा, फिर आप गुस्सा हो जाओगे कि सर यार आप तो रफ कर देते हो, हम कैसे करें। अब मैं लिखूंगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आप छापिएगा नहीं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखो आपने क्या बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब यहां कंसंट्रेशन किस में होगा, मोलरिटी के फॉर्म में, मोल पर लीटर, है कि नहीं। अच्छा, अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, सॉलिड, सॉलिड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखा जाता है नहीं, कांस्टेंट होता है, छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये बनाना, क्लियर है यहां तक। तो देखो क्या है, हम लोग कहते हैं कि जब आप नीचे मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन लिखोगी नहीं, क्यों, क्योंकि आप सॉलिड है, और सॉलिड क्यों है, क्योंकि जनरली हम सॉल्ट की बात करेंगे, सॉल्ट सारे ही सॉलिड होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल सॉलिड है और वो इक्विलिब्रियम में लिखा ही नहीं जाएगा, तो इसको थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लो। तो लोगों ने कहा इजी फॉर्म में मतलब, इजी फॉर्म में मतलब ये हुआ, आपने कहा C कंसंट्रेशन है मगर उसमें से S कंसंट्रेशन सॉल्युबल है, यही तो हुआ। C कंसंट्रेशन टोटल है मगर उसमें से S कंसंट्रेशन सॉल्युबल है, तो उन्होंने कहा यार इस C को ना लिखो, इसको ऐसे लिख दो, आप ये बता दो कि इसकी सॉल्युबिलिटी S है, मतलब आपने वो कंसंट्रेशन लिखा जो सॉल्युबल है, टोटल लिया कितना वो लिखा ही नहीं, टोटल मैंने कितना लिया था शुरुआत में वो नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ वो कंसंट्रेशन आपको बता रहा हूं जो सॉल्युबल है। इसके लिए अब आगे क्या आएगा, जब इक्विलिब्रियम आएगी तो ये 0 हो गया, क्यों, क्योंकि तुमने वो कंसंट्रेशन लिया जो सॉल्युबल है। आपने कभी पढ़ते समय बुकों में या किसी ने भी बताया तो आपने ये नहीं सोचा कि यार इक्विलिब्रियम लगा हुआ है तो ये 0 कैसे होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों है, तो ये 0 कैसे लिखा है, ये तो फर्जी बना हो गया ना, बहुत गलत बात हो गई ये तो साइंस के हिसाब से, कि जब इक्विलिब्रियम लगा है तो ये 0 कैसे हो सकता है, तो ये 0 कैसे है समझ पा रहे हो, क्योंकि हम सिर्फ वो कंसंट्रेशन मेंशन कर रहे हैं इक्वेशन में जो सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल वाला पूरा सॉल्युबल हो गया। अब मैंने लिया तो ज्यादा है ना, और उसको दिखा क्यों नहीं रहा हूं जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में दिखा रहा था, क्योंकि इक्वेशन में कहीं जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है, तो मेहनत क्यों करें, मक्कारी नाम की भी तो चीज है, साइंस क्या सिखाता है, मक्कारी, जितना जो मक्कार होगा उतनी ज्यादा साइंस उसको आती होगी। और क्या भाई, हमें बाइसिकल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने कभी सोचा ना कि यार इतनी दूर पैदल कौन जाएगा, तभी तो जरूरत पड़ी होगी। मान लो वो चल लेता है तो वो क्यों सोचेगा कि कौन जाएगा, और फिर ये क्यों सोचेगा कि इसका अल्टरनेट निकाला जाए। तो जितना ज्यादा मक्कार हो गए उतनी ज्यादा साइंस की जरूरत पड़ती है उसको, और कम मक्कार है साइंस की जरूरत कम पड़ती है। पुराने जमाने में लोग ज्यादा पढ़ते थे, क्यों, क्योंकि यूट्यूब नहीं था, तो वो किताबों से पढ़ते थे। अब आप किताबों से पढ़ते हो, रेयर कोई बच्चा होगा जो किताबों से पढ़ के कुछ सीखता होगा, रेयर, कि नहीं यार चलो हम थ्योरी किताबों से पढ़े कि हाँ भाई चलो ये कौन सा चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम, चलो आयनिक इक्विलिब्रियम किसी बुक से पढ़ते हैं, कोई नहीं करता है। अब वो एक लेक्चर, अच्छा इनका नहीं समझ में आ रहा, चलो दूसरे पे चलते हैं, दूसरे से तीसरे पे चलते हैं, बस ये चलता है।
क्यों? क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, हमारे पास नहीं थे, तो जितने ऑप्शन थे उतने यूज करते थे। तो किसी ने सोचा कि नहीं यार कुछ नया करते हैं, और कुछ नया करते हैं तो उसने यूट्यूब किया अपना। तो चलो आ जाओ, अब हम लोग फिलॉसफी छोड़ते हैं, सही चीज पे वापस आते हैं। तो ये जीरो समझ पा रहे हो ना कैसे आ रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है कि यार इक्विलिब्रियम पे कोई वैल्यू जीरो कैसे डाल देते हो तुम? अब यदि कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मैंने कहा है कि इस चैप्टर में हमें करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ नाम चेंज करना है। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हम नया नाम रख देते हैं, और इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम रख देते हैं केएसपी। ये देखो कुछ नहीं करेंगे। हाँ बेटे, कोई नहीं, लिख दो आप, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक्चुअल में क्या है कि दिक्कत हमें ये आने वाली है, क्योंकि वो जितना कंसंट्रेशन लेगा वो किसी क्वेश्चन में देगा ही नहीं। तो जब देगा ही नहीं तो तुम सी रखोगे कैसे, है ना? तो रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है, ये पेन कॉपी पे हुआ है। रियलिटी में हमें थोड़ी पता होता है कि यार ये पानी है, इसमें ये कितने ग्राम एजीसीएल डिसॉल्व होगा, हमें तो पता नहीं होगा कितने ग्राम होगा। हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम तो अपने हिसाब से कुछ भी डाल रहे होंगे। तो ये पेन कॉपी पे चल रहा है। रियलिटी में ऐसे थोड़ी कर पा रहे होगे कि जितने ग्राम डिसॉल्व होगा उतना ही लेके बैठे हो। क्यों? तुम्हें पता कहां से लगेगा? पानी थोड़ी बताएगा भाई मैं इसको सिर्फ 10 ग्राम ही बर्दाश्त कर पाऊंगा, वो थोड़ी बताएगा, है ना? ना सॉल्ट बताएगा ऐसा। तो वहां तो हम कुछ भी डाल रहे होंगे और देख रहे होंगे सबका सब सॉल्युबल हो रहा है, इसका मतलब सही चल रहा है। नहीं हो रहा है इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट बना रहा है। यहां पे लिखने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि इजी इक्वेशन लिखो, जैसे बच्चे आसानी से पकड़ ले जाए या दुनिया आसानी से पकड़ ले जाए। आप सी भी लिख दो तो कोई गलत बात नहीं है, मगर उस सी की वैल्यू कभी किसी क्वेश्चन में देता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई लेना देना ही नहीं है ना? तो लिख सकते हो, और सही लिखा था वो, इससे ज्यादा अच्छा वो है, उसमें कम से कम सब बातें अपने आप समझ में आ रही बिना समझाए। अच्छा देखो, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम क्या रख दिया जाता है? केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब आपके दिमाग में एक बात अपने आप चढ़ जानी चाहिए कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यदि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड है, आप कुछ भी करो इसकी वैल्यू पे कभी कोई चेंज नहीं आएगा, है कि नहीं? अब आगे बढ़ जाते हैं। किसी ने कहा ठीक है यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो जरा इसमें वैल्यू डाल दो। तो हम लोगों ने वैल्यू डाल दी, तो इसकी वैल्यू क्या है? एस एच एक्स। तो ये हुआ इसका, इस वैल्यू क्या है? एक्स। इसमें क्या है? ये। तो हमारी इक्वेशन आ गई के एस पी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एक्स प्लस वाई। देखो ये आया, ये क्या है? ये है रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। किसी मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी और उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है? क्योंकि एस क्या है? एस है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी। तभी तो आपने 100% डिसोसिएट कर दिया, तभी तो आपने उसको 100% डिसोसिएट किया है, क्योंकि वो क्या है? सॉल्युबिलिटी है, वो पार्ट जो सॉल्युबल होगा। अब जरा देखो ऐसा करने से हुआ क्या। सबसे पहला क्वेश्चन इस जगह से जनरेट होता है, और आराम क्या हुई, ये 4 लाइनें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, तो आप इस पार्ट को याद कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ये रहता नहीं फैलाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिख रहे होगे। कैसे याद करना होता है मैं बता देता हूं, गौर से देखो। एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी की पावर एक्स प्लस वाई, इन दोनों का सम। देखो वही लिखा है जो ए के नीचे लिखा है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी के ऊपर पावर में एक्स प्लस वाई। मान लो 3 होंगे तो एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड, सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इससे डायरेक्ट ये रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई एक मॉलिक्यूल है जिसकी सॉल्युबिलिटी एस है, तो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कौन सा रिलेशन सही है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ऐसा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा होता है कि भाई केएसपी ऑफ जर्कोनियम फॉस्फेट,
हाँ, इन टर्म ऑफ सॉल्बिलिटी एस, इसका केएसपी लिखना है सॉल्बिलिटी के फॉर्म में। अब एक रास्ता तो ये है कि ये पूरा कहानी पढ़ो, वो तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये पूरा लिखो एस एस, फिर वैल्यू डालो, फिर आंसर आया। और एक ये है कि आप जादू कर दो। देखो कॉन्सेप्ट समझना, देखो जितनी अच्छी मैथ्स लगाओगे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री उतनी आसानी से इजी हो जाएगी। केमिस्ट्री में मैथ्स लगा दो इजी हो जाएगी, फिजिक्स लगा दो इजी हो जाएगी, मगर हाँ अच्छे से लगा दो। तो देखो ये क्या है, एक्स, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और एस की पावर एक्स प्लस वाई। सही है। अब ये 27 होता है और 256। अब इसके बाद मुझे नहीं आता, अपना संभाल लेना। अब पावर 7 किसमें है, इसमें है नहीं। अब ये इतना तो पता है कि 108 नहीं आएगा, उससे कुछ बड़ा ही आ रहा होगा। अब इन दोनों में देख लीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई यही है, तो आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमें क्या है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमारा क्वेश्चन देखते ही आंसर पकड़ में आ जाएगा कि भाई कैसे करना है। समझ पा रहे हो ना क्या किया अभी तक मैंने? अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतनी बात बताई है, ये बात बताई कि सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 लीजिएगा, और सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। फिर मैंने कहा क्वेश्चन में हमेशा ग्राम पर लीटर में नहीं, मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी डाली जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के बैठे हुए हो। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलरिटी, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब मोलरिटी लिखनी है, मोल पर लीटर। तो अब जैसे यहां पर जो भी सॉल्युबिलिटी निकलेगी सब वो मोल पर लीटर में निकलेगी। अच्छा, बच्चों ने कहा ठीक है, यहां तक की तो कहानी हो गई। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है, ठीक है। हाँ, इतनी देर में अभी इसमें से हमें कुछ तैयार नहीं रखना, वो याद रखना है, या फिर ये वाला जो पॉइंट पढ़ाए हैं ये पॉइंट याद रखने हैं, ये 4। अब जरा देखो, अब इसके बाद बात करते हैं। किसी ने कहा कि यार ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी लगाओ, कि भाई ये 3 मॉलिक्यूल है, इनमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है बताओ। तो इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब गौर से देखो, इसी जगह पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूं, इसी जगह पे लिख देता हूं, गौर समझिए। पहला, यदि कहीं पर ऐसा है नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, या आप कह सकते हो टोटल एटॉमिसिटी, टोटल एटॉमिसिटी ऑफ सॉल्ट, ऑफ सॉल्ट सेम है। जरा समझिए, यदि टोटल एटॉमिसिटी सॉल्ट की सेम है, जैसे AgCl, AgBr, AgI, तो देखो नंबर ऑफ आयन सेम है, 2 आयन इसमें भी है, 2 आयन इसमें भी है, 2 आयन इसमें भी है, और सम देखो तो सम सेम है। या किसी ने इस तरह से लिख दिया AlCl3, ठीक है, इसी तरह से आपने और लिख दिया AlF3, तो टोटल एटॉमिसिटी सेम है। यदि टोटल एटॉमिसिटी सेम है और सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है केएसपी वैल्यू के। जितना ज्यादा केएसपी होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। किसी ने कहा मतलब, मैंने कहा एक क्वेश्चन इस पॉइंट पे करा के देते हैं, नहीं होगा तो फिर मैं लिखूंगा। ये क्वेश्चन देखो क्या इसी पॉइंट का है? अच्छा, इस पॉइंट का नहीं है, रुक जाइए। इसमें देखो आयन अलग अलग है, 1 2 3 4, तो ये दूसरे वाले पॉइंट का है। इस पॉइंट का क्वेश्चन मैं करा देता हूं। देखिए, जैसे हमारे पास ये सॉल्ट है, गौर से देखो, मैंने कहा यार AgCl है, इसका KSP आपको दिया है 10 की पावर -13। AgBr है, इसका KSP आपको दिया है 10 की पावर -17। AgI है, इसका KSP आपको दिया है 10 की पावर -21। अब मैंने कहा आपसे कि इनकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि सबकी सॉल्युबिलिटी निकालो। KSP दिया है तो सॉल्युबिलिटी निकल आएगी, क्यों? फार्मूला अभी पढ़ाया है, या कॉन्सेप्ट कह लो। क्या पढ़ाया? x की पावर x, x की जगह कितना लिखा है 1, तो x की पावर x, y की पावर y,
एस की पावर एक्स प्लस वाई, तो ये एस स्क्वायर आ गया, तो एस की वैल्यू आ गई अंडर रूट के एस पी। ये देखो के एस पी की वैल्यू दी है अंडर रूट। अब ऐसे तीनों की वैल्यू निकालोगे फिर ऑर्डर लगाओगे, क्यों? क्योंकि मैंने पूछा है अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्वेबिलिटी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऐसे निकालो फिर ऑर्डर लगाओ। मैंने तुम्हें कहा है कि ऐसे रद्दी क्वेश्चन हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। हमने क्या किया, मैंने कहा देखो नंबर ऑफ आयन सेम है, एक दो एक दो एक दो। यदि सॉल्ट के आयन सेम है तो बस जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्वेबिलिटी ज्यादा। केएसपी तो देखने से ही पता चल रहा है, हम नहीं निकालेंगे वैल्यू। और इसमें मैंने कोई महान काम नहीं किया, थोड़ी सी मैथ्स लगाई है, आपको वो समझा भी देता हूं कैसे लगाया है। गौर सुनो, ये फार्मूला लिखा है। अब आप इसको जरा देखो, ये ऐसे लिख के आएगा, ये ऐसे लिखा है, तो इसको जरा सॉल्वेबिलिटी के फॉर्म में लिखो तो क्या आएगा, के एस पी अपॉन एक्स की पावर एक्स वाई की पावर वाई होल पावर, ऐसा ही तो आएगा। ये इसके नीचे गया, फिर पावर को क्या करते हो, इधर 1 अपॉन में ले लेते हो, है ना। ये देखो, अब आप चेक करो, यदि नंबर ऑफ आयन सेम है तो x प्लस वाई की वैल्यू तीनों सॉल्ट में सेम हो गई। x प्लस वाई क्या है, x और y आयन के नंबर ही तो है, चेक करो। तो यदि सभी सॉल्ट का x प्लस वाई सेम है तो सॉल्वेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी। तो बस वही मैंने मैथ थोड़ी सी लिख दी है लैंग्वेज के फॉर्म में, कि यदि नंबर ऑफ आयन सेम है तो क्वेश्चन मत सॉल्व करो जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्वेबिलिटी ज्यादा। क्यों, x की वैल्यू सबके लिए सेम, y की वैल्यू सबके लिए सेम, तो सॉल्वेबिलिटी डिपेंड किस पे करेगी, इस पे करेगी। ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट नंबर 2, यदि मान लो सबका केएसपी सेम हो, केएसपी ऑफ ऑल सॉल्ट सेम, यदि सभी सॉल्ट का केएसपी सेम हो तो सॉल्वेबिलिटी जो है नंबर ऑफ आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों, जितनी बड़ी पावर होगी, क्योंकि ये रूट वाली पावर है, 1 अपॉन लिखा है, तो जितनी बड़ी पावर होगी उतनी बड़ी वैल्यू बाहर निकल के आएगी। लेस देन वन वैल्यू में, लेस देन वन वैल्यू में जब s लेस देन 1 है तो केएसपी तो अपने आप लेस देन 1 होगा। भाई ये वैल्यू लेस देन 1 है तो ये तो झक मार के अपने आप लेस देन 1 होगा, है कि नहीं। ये वैल्यू लेस देन 1 है, पीछे पढ़ा के आया हो, तो अपने आप ये लेस देन 1 होगा। और लेस देन 1 के ऊपर जितना बड़ा रूट लगाओगे उतनी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। आप देख लो चाहो तो, 10 की पावर 12 पे स्क्वायर रूट लगाया है, अब इस पे क्यूब रूट लगा दो, तो ये आ रहा है 10 की पावर 6 और ये आ रहा है 10 की पावर 4 माइनस का। जितना बड़ा रूट लगाओगे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी, और ये रूट ही तो है। तो जितने केएसपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ आयन के, आपको कुछ नहीं देखना, आयन देख लेना है। यदि केएसपी सेम है तो, केएसपी सेम है, आपने देखा किसके पास ज्यादा आयन है उसी की सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगी। केएसपी सेम है तो जिसके पास आयन ज्यादा होंगे उसी की सॉल्वेबिलिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, हाँ 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 कर सकते हैं, मगर वो ऐसा पूछता नहीं है ना। अब देखो, अब आपसे पूछ रहा है सॉल्वेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, तो केएसपी वैल्यू सेम है, तो जब केएसपी सेम है तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। इसमें कितने आयन है, 4, इसमें कितने हैं, 2 3, इसमें कितने, 2, इसका मतलब सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है, तो सबसे ज्यादा सॉल्वेबिलिटी 3 की है, सबसे कम 1 की है और 2, तो ऐसा कोई आंसर है, 3 2 1। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चनों में हम पेन नहीं चलाएंगे, टाइम बचाएंगे, कहीं यूज करेंगे। ठीक है। अब मान लो दोनों वेरिएबल है तो अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि दोनों वेरिएबल है, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं इधर लिखता हूं अगले पेज पे, मान लो दोनों वेरिएबल है, तब कोई बात नहीं, हम कर लेंगे भाई। नंबर ऑफ आयंस एंड केएसपी दोनों के दोनों डिफरेंट है, कोई सेम नहीं है,
तो हम सॉल्बिलिटी इस फार्मूले से निकाल देंगे डायरेक्ट। अब सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करके ऑर्डर निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो पता नहीं कौन डोमिनेट कर रहा हो। तब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से निकाल देंगे। केएसपी दिया है, सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, तो बस लगा देंगे। बात समझ पाए? तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उनमें से तीनों तरीके को सॉल्व करने का तरीका भी बता दिया, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। अब जरा देखिए, इसके बाद पैरेलल में करते हैं, अगले पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, चलो यहां कर लेते हैं। देखो अब एक नई चीज बताने जा रहा हूं, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन प्योर वाटर। Solubility of salt in common ion solution। दोनों को पैरेलल में इसलिए पढ़ा रहा हूं जैसे तुम डिफरेंशिएट कर पाओगे डिफरेंस क्या है और क्या रहता फैलेगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर। आपको KSP की वैल्यू दी है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, फिर मैंने यही क्वेश्चन फिर लिखा, कैलकुलेट solubility of AgCl in 0.1 molar NaCl solution। अब देखो दोनों क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करता हूं और बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, अब जरा देखिए बच्चों, इस पे आप चाहो तो वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाला यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने ये वाटर में सॉल्बिलिटी में सॉल्व करने का तरीका बताया है। ये किस में सॉल्व करने का तरीका है, वाटर में। तो आप चाहो तो ये सब ना करके डायरेक्ट वो फार्मूला यूज कर लो। जब वाटर में कहा जा रहा है तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, वाटर में कह रहा है तो क्या करोगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो, और नहीं तो वो रास्ता तो आपको पता ही है। तो चाहो तो आप ऐसे कर लो कि भाई ये Ag आयन और Cl आयन, इसकी सॉल्बिलिटी S 0,0,0 SS। तो KSP क्या होता है, अब जैसे ये देखो ये मेहनत करनी पड़ रही है फर्जी टाइप की, तो आप चाहो तो डायरेक्ट वो यूज कर लो। अब आप अंडर रूट लोगे तो सॉल्बिलिटी इक्वल टू अंडर रूट KSP। KSP की वैल्यू डाल दी, सॉल्बिलिटी की वैल्यू आ गई ये। अब इतनी लाइनें हमारी डायरेक्ट बच सकती थी। ठीक है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 तो कुछ लिखोगे नहीं, वो तो बहुत देर से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। अब क्या लिखना, 1 की पावर 1 लिखेंगे नहीं, 1 की पावर 1 लिखेंगे नहीं, S की पावर 1 + 1, तो इसका मतलब KSP इक्वल टू S², S इक्वल टू अंडर रूट KSP। आंसर निकल आया, मतलब हम सीधा यहां पहुंच जाएंगे और यहां से ये कर देंगे। ठीक है, आंसर कितना आया, 10⁻⁻7। क्वेश्चन खत्म हुआ। अब इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इस वाले क्वेश्चन पे कभी डायरेक्ट फार्मूला मत लगा दीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन पे कभी डायरेक्ट फार्मूला मत लगाइएगा। उसका रीजन है क्योंकि आप लिख रहे हो Cl आयन का कंसंट्रेशन, और यहां Cl आयन 2 के पास है, इसके पास भी है, कॉमन आयन है ना। आपने क्या किया है, AgCl को उसमें डाला है जिसके पास पहले से ही कोई एक आयन है। कौन सा, जो सॉल्ट के पास है, जैसे इसमें Cl आयन है। तो जब उसमें डालोगे तो यार कंसंट्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमेशा टोटल कंसंट्रेशन के बीच में आती है। इक्विलिब्रियम ऐसे नहीं आती है भाई मैं तो Cl आयन का कंसंट्रेशन हूं तब इक्विलिब्रियम Cl आयन बनाएगा, नहीं। वो Cl आयन चाहे जहां से आया हो,
उस पूरे आयन के कंसंट्रेशन की इक्विलिब्रियम होगी। तो इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयन लिखा जाता है। तो जब ये वाला क्वेश्चन चालू हुआ तो देखो ये ऐसे चालू हुआ, ये देखो t इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू पहले से ही 0.1 है, ये वाली पहले से ही 0.1 है। डिसोसिएट होने से पहले ही 0.1 Cl आयन सोल्यूशन में पड़े हैं, डिसोसिएट होने से पहले। इसकी सॉल्बिलिटी ऐसा है मगर भाई डिसोसिएट नहीं हुआ है, मतलब ये जो t इक्वल टू 0 लिखा है ना वो ऐसे लिखा है, ये AgCl है। अभी मैं डाल रहा हूं मगर अभी डाला नहीं है, उससे पहले इसमें क्या है, Cl आयन 0.1 है, Ag आयन 0 है, और मैं कह रहा हूं इसकी सॉल्बिलिटी ऐसा है। वो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है। इस चीज का मतलब क्या है, वो ये कह रहा है कि भाई इसमें 0.1 Cl आयन है, Ag आयन 0 है, और ये देखो ये जो AgCl है इसकी सॉल्बिलिटी ऐसा है। अब मैंने इसको डाल दिया, जब इसकी सॉल्बिलिटी ऐसा है तो ये हो गया 0, ये S, और ये 0.1 पहले से था, S और आ गया, ठीक है। ये देखो तो KSP इक्वल टू आपने लिख दिया कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई ऐसे। तो KSP की वैल्यू आ गई S स्क्वायर प्लस 0.1 S, ये निकल के आ गया। अब यहां पर देखो यार स्क्वायर लगा है, क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई, और जैसे ही बन गई तो S की अब 2 वैल्यू निकलेंगी। तो अब हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, मैं अगले पेज पे चलता हूं, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन आई, इक्वेशन क्या आई, KSP इक्वल टू S स्क्वायर 0.1S। अब यहां से क्वेश्चन चालू हुआ कैसे, अब वाला करोगे क्या, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तो कैलकुलेशन से बचने के लिए हम देखो क्या कर रहे हैं, गौर सुनना। आपने अभी चिल्ला के बताया था कि S बहुत छोटा है, और ये तो उसका स्क्वायर लिखा है, ये और छोटा है, तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन ले लिया जाता है। यहां पे हम लोग रूट ना निकाल के अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, क्यों, कॉमन आयन तो लग ही चुका है। तो अप्रोक्सीमेशन लेते क्या है कि S स्क्वायर की वैल्यू को निगलेक्ट करते हैं, इसको हम लोग ऐसे मान लेते हैं, हायर पावर को निगलेक्ट कर रहे हैं। हायर पावर क्यों निगलेक्ट हो पा रही है, क्योंकि S लेस देन 1 है, नहीं तो हायर पावर से तो वैल्यू बढ़ती है, मगर हमारा S हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा होगा। और मैंने सबसे पहले पढ़ाने से पहले ही ये बात बताई है कि यदि 1 से छोटी वैल्यू है तो पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, वो देखो, है ना। तो जो जो यूज होना मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो अब हम ऐसा ले सकते हैं, तो इससे क्या आ गया, KSP इक्वल टू आ गया ये, तो S इक्वल टू आ गया ये। तो कॉमन आयन का क्वेश्चन कुछ ऐसे चलेगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा। ये देखो, तो सॉल्वेबिलिटी की वैल्यू आई 10 की पावर -13। बात समझ पाए सब लोग, कैसे निकाला। हमने क्या किया, हायर पावर को निगलेक्ट किया। क्यों किया, क्योंकि S लेस देन 1 है और उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने कहा सर क्या कुछ हेल्प कर सकते हो, कोई और तरीका बता सकते हो, तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे यार, तुम्हारे लिए तो आए। तो अब जरा गौर समझो, एक एक करके कुछ पॉइंट, ठीक है, छाप लेना, वापस आऊंगा, मतलब पीछे कर दूंगा। अब जरा गौर समझिएगा, हाँ छापो छापो। देखो वाटर में सॉल्बिलिटी कितनी निकली है, 10 की पावर -7। कॉमन आयन में कितनी निकली है, इसका मतलब कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी डिक्रीज कर रही है। वैल्यू देखो कितनी निकल के आई, और यहां कितनी निकल के आई। तो कॉमन आयन में यदि हम किसी सॉल्ट को डालेंगे तो उसकी सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी, न्यूमेरिकली प्रूफ भी है। ऐसा होता क्यों है, किसी ने पूछा, तो यार ये आप बहुत बार कर चुके हो, बहुत बार जानते भी हो। कंसंट्रेशन आप प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, हमारे हिसाब से तो S होना चाहिए था, तुमने 0.1 और डाल रखा है,
देखो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया तो इक्विलिब्रियम बाहर आ गया, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन आ गया, और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन आ गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, क्योंकि इधर तो प्रेसिपिटेट फॉर्म है, सॉल्युबल फॉर्म तो ये है, देखो इधर सॉलिड लिखा है, इधर सॉलिड लिखा है, प्रेसिपिटेट फॉर्म सॉल्युबल फॉर्म तो ये है ना। तो यदि आप कॉमन आयन में किसी सॉल्ट को डालोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो अब हमने एक पॉइंट लिखा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, हाँ छापने देंगे बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस इन कॉमन आयन सॉल्यूशन, कॉमन आयन सॉल्यूशन। अब इस पर खूब क्वेश्चन बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है जो न्यूमेरिकल बनाया, एक ऐसे बन सकता है, इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी इनमें से किस सॉल्यूशन में सबसे कम होगी, जैसे AgCl है, AgCl की सॉल्युबिलिटी इनमें से किस सॉल्यूशन में सबसे कम होगी, प्योर वाटर में, ठीक है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, ठीक है, ऑल ऑफ दीज सब में कम होगी। तो अब देखो प्योर वाटर में कोई कॉमन आयन आ रहा है, AgCl के पास Ag आयन है, Cl आयन है, वाटर के पास Ag आयन Cl आयन है, नहीं कॉमन आयन नहीं आ रहा। सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4 कॉमन आयन है, सोडियम इसके पास है, भाई के पास नहीं है, सल्फेट इसके पास है, भाई के पास नहीं है, उसके पास AgCl है। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन AgNO3 सोल्यूशन, इसके पास Ag आयन है, भाई के पास भी Ag आयन है, तो कॉमन आयन लग गया। तो इसका मतलब सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसमें आएगी, AgNO3 में। तो क्वेश्चन को 10 तरह से पूछेगा, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसी का, इनमें से किस सॉल्ट में AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी, इनमें से किस सॉल्ट में AgCl की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, दोनों तरह से क्वेश्चन बन सकता है ना। तो एक तो कॉमन आयन का ये, तो ये पॉइंट पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल इधर चल रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेगा। अच्छा, इस पर भी यदि उसने थोड़ा सा आपको परेशान करने की कोशिश की तो जरा देखो इस पॉइंट को समझना, सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। मान लो उसने कहा नहीं इनको जीने नहीं देंगे, उसने कहा AgCl, गौर सुनना क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, ये है 0.1 NaCl का सोल्यूशन, ये है 0.1 मोलर AlCl3 का सोल्यूशन, AlCl3 का है कंसंट्रेशन सेम है मॉलिक्यूल का 0.1, NaCl का है कंसंट्रेशन सेम है 0.1, इसमें भी AgCl डाला है, इसमें भी AgCl डाला है। मैंने कहा जरा सॉल्युबिलिटी बताओ दोनों में किसमें ज्यादा होगी, AgNO3 की, दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट है, दोनों में कम होगी, मगर किसी ना किसी में रिलेटिवली ज्यादा तो होगी। भाई दो भिखारी हैं तो दो भिखारी में से कोई भिखारी तो अमीर होगा ही ना, क्योंकि तुमने कहा ये दो भिखारी हैं, अब इनमें से अमीर भिखारी कौन है, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है ना कि अमीर भिखारी कौन है, तो इसके पास 1 रुपए है, इसके पास 1.5 रुपए है, तो अमीर भिखारी ये हुआ ना। अरे मतलब एग्जांपल दे रहा हूं यार, तुम लोग टेंशन ले रहे हो। तो जरा गौर से देखो, ऐसे क्वेश्चन में तुम फंस जाओगे कि यार दोनों में कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, अब दोनों में तुम पूछ रहे हो किसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी है किसमें कम सॉल्युबिलिटी है, तो फिर ये करेगा क्वेश्चन को सॉल्व, जितना ज्यादा कॉमन आयन का कंसंट्रेशन होगा उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी। और कोई महान बात नहीं बता रहा हूं, ये तुम जानते हो, बस तुम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। क्यों, क्योंकि कोई मूवी नहीं है, केमिस्ट्री है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा, जरा बताना इक्विलिब्रियम किधर भगेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा इक्विलिब्रियम उतना ही ज्यादा बैकवर्ड भगेगा, है कि नहीं, और जितना ज्यादा बैकवर्ड भगेगा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बस उसको रियलाइज नहीं हुआ कि अच्छा इस चीज का मतलब ये भी है, इस चीज का मतलब ऐसे भी कर सकते हैं। वही पढ़ाने टीचर आता है, और टीचर कुछ करता धरता थोड़ी ना है, एक ही चीज को बार बार बोलता है अलग अलग तरीके से, देखो भाई इस तरीके से भी इसको ऐसे बोला जा सकता है, नहीं तो क्या कर रहे हैं, देख लो वही चीज बार बार बोल रहा हूं। तो बात समझ पाए, तो यदि उस क्वेश्चन को उसने और फंसाया तो ये पॉइंट याद आएगा कि अच्छा ठीक है तुम कर लो, हम लोग इससे निकाल देंगे। यहां तक मामला निपट गया कि ठीक है जितने तरह के क्वेश्चन बनाए हमने इससे निपटा लिए। अब जरा और देखिए, किसी ने कहा सर ये सब तो ठीक है मगर क्या हम इतना बड़ा सोल्यूशन करेंगे, तो मैंने कहा यार ठीक है,
तो ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन टफ है, बच्चे गलती करते हैं। तो आपको अब एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, उसको जरा अच्छे से समझिएगा। यदि कहीं कॉमन आयन पे सॉल्बिलिटी आए, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन कॉमन आयन सॉल्यूशन, कॉमन आयन सॉल्यूशन, तो आप हमेशा ये फार्मूला लगा देना, सॉल्बिलिटी इक्वल टू सॉल्बिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब देखो, एक तो हम सोल्यूशन पूरा करके आ गए, अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। हमने कहा भाई सॉल्बिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। वापस आते हैं, कॉमन आयन कौन है? Cl का कंसंट्रेशन कितना है? जितना सॉल्ट का कंसंट्रेशन उतना ही Cl आयन का। हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट नहीं लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन लिखना है। तो Cl आयन का कंसंट्रेशन वही होगा जो NaCl का होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक Cl आयन है। तो Cl आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 0.1। जाके डिवाइड मारो। अब ये क्वेश्चन इतना इजी हो गया कि लो यार, आंसर आ गया। बस इतना करना है, ठीक है? इतनी बात समझ में आई? बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? अच्छा, अब प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, जरा गौर समझना। जब अप्रोक्सीमेशन लिया है तब ये आंसर आया है। मान लो कहीं ऐसी सिचुएशन आए कि अप्रोक्सीमेशन ना लेना पड़े, तो यदि अप्रोक्सीमेशन नहीं लेना पड़ा तो ये क्वेश्चन कम से कम 2.5 पेज का होगा। ऐसा क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं देखा गया है। जेई में आया है 2 बार, जेई में आया है 2 बार, नीट में नहीं आया है। कि मान लो अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, लेना ना पड़े, कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि अप्रोक्सीमेशन लेना नहीं पड़ेगा। तो आपको वो भी बता देता हूं, सिचुएशन बता देता हूं कि मान लो आ जाए तो कर लो, वैसे ऐसा कोई आता नहीं है तुम्हारे एग्जाम में। अब गौर समझो, ऐसे कैसे पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेशन लेना है कि नहीं? वैसे इसकी जरूरत तुम्हारे यहां नहीं है, मगर मान लो तो उसके लिए क्या करते हैं बताते हैं। ये जो सॉल्बिलिटी की वैल्यू आई है ना, ये वाटर की सॉल्बिलिटी से कम आएगा आंसर। अब यार कॉमन आयन आने से सॉल्बिलिटी डिक्रीज होनी चाहिए, कॉमन आयन आने से सॉल्बिलिटी बढ़ती थोड़ी ना है। तो यदि अप्रोक्सीमेशन गलत लिया गया होगा तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 से कम आएगी। यदि अप्रोक्सीमेशन गलत लिया गया होगा तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 से कम आएगी। और जैसे ही वाटर की सॉल्बिलिटी से कम आया तो इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन गलत है, क्योंकि वो थ्योरी को गलत कर रहा है। कॉमन आयन आने से सॉल्बिलिटी कम होनी चाहिए और तुमने यहां सॉल्बिलिटी बढ़ा रखी है, तो यार इसका मतलब अप्रोक्सीमेशन गलत है। तो फिर अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे, मैं करके दिखाता हूं। अब इसी क्वेश्चन को जरा देर में चेंज कर देता हूं। 1 मिनट बेटा, अभी क्वेश्चन कर देता हूं। देखो, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 10⁻⁻10 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने क्वेश्चन किया, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं। KSP इक्वल टू S प्लस 10⁻⁻10। देखो इधर आओ, AgN Cl आयन, AgN की S, इसकी क्या हुई? S प्लस 10⁻⁻10, क्योंकि अब मैंने कंसंट्रेशन 0.1 नहीं लिया है, 10⁻⁻10 लिया है, बस इतना ही चेंज किया है। तो ये S और ये क्या होगा? 10⁻⁻10 प्लस S। ये देखो, ठीक। अब मैंने इसको सॉल्व किया। अब तुमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया कि चलो भाई अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, हायर पावर को छोड़ते हैं। मैंने हायर पावर को छोड़ दिया, तो सॉल्बिलिटी इक्वल टू आ गया KSP अपॉन 10⁻⁻10, इसकी वैल्यू 10⁻14, सॉल्बिलिटी की वैल्यू आ गई 10⁻⁻4। अब देखो,
ये जो सॉल्बिलिटी निकल के आई है ग्रेटर देन वाटर निकल के आई है, ये सॉल्बिलिटी वैल्यू ग्रेटर देन solubility of salt in water. वाटर में कितनी निकाली थी आपने 10⁻⁻⁷। कॉमन आयन में कितनी निकाल दी आपने 10⁻⁻⁴। तो यार कॉमन आयन में सॉल्बिलिटी बढ़ गई, जबकि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉमन आयन की वजह से सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी, और यहां उल्टा हो रहा है, कॉमन आयन की वजह से सॉल्बिलिटी बढ़ गई है। इसका मतलब तुमने जो मैथ्स लगाई है ना वो गलत लगाई है। केमिस्ट्री गलत नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। तुमने जो अप्रोक्सीमेशन मारा है वो गलत मारा है, यहां पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा। अब आप क्वाड्रिक इक्वेशन लगा के करो, अभी आंसर 7 से ऊपर आएगा, मगर अब क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा, इसलिए नीट में नहीं पूछा जा रहा है। जेई में भाई वहां टाइम है, वहां तो इतना टाइम है कि तुम दीवालों की ईंटें गिन लो, बस तुम क्वेश्चन कर दो। भाई 50% पेपर करना है, सोचो, वहां तो खूब टाइम दिया जाता है, तो बस तुम क्वेश्चन कर दो प्रभु, चाहे जैसे कर दो। बस 50% पेपर सही करने पर एडवांस में टॉप 20 रैंक, टॉप 20 सिलेक्शन नहीं होता है, टॉप मारोगे, टॉप 20 रैंक यदि 50% पेपर एडवांस का सही है, समझ लो टॉप 20 रैंक, मतलब बम्फर ऑफर है, 2 देंगे 1 करो। भाई 50% पेपर करने का मतलब तो यही है ना कि 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 1 कर दो, बस 2 क्वेश्चन दे रहे हैं 1 कर दो, ऊपर से घंटे 6 घंटे 2 पार्ट में पेपर होता है, घंटे देखो कितने दे रहा है, डबल। बस आप पेपर करो, और टोटल पेपर में 60 से लेके 70 क्वेश्चन आएंगे 3 घंटे में टोटल। पहले पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन, ठीक है, दूसरे पेपर में 60 से 70 क्वेश्चन, 110 से लेके 140 क्वेश्चन तक टोटल आते हैं 6 घंटे में। बस करो आराम से, घंटे ही घंटे। मगर वहां पे क्वेश्चन फिर ऐसे चलते हैं, ऐसे भी केस हैं जिसमें कॉमन आयन में डालोगे सॉल्बिलिटी बढ़ती भी है, ऐसा भी होता है कि कॉमन आयन सोल्यूशन में आप डालोगे और सॉल्बिलिटी बढ़ेगी, मगर तब बढ़ती है जब कॉमन आयन उससे रिएक्शन करके कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा हो। तो वहां तो बहुत केस आते हैं, वहां अभी ये चैप्टर वहां के हिसाब से देखो तो अभी 30% और पढ़ाना बाकी है, 30% जितना अभी पढ़ाया है उससे अभी 30% और नीचे जाना बाकी है। इसमें कई केस है, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन बफर सोल्यूशन, कॉमन आयन में रहेगा, बफर में डाला तब सॉल्बिलिटी कैसे निकलेगी, तो बहुत केस है, मगर वो सब आपके यहां नहीं आते, वो उनके आते हैं। तो जब उस बैच में पढ़ाएंगे तो ये सब पढ़ाते हैं। तो देखो बात समझ पाए, तो आपके पास यही वाला केस आएगा, आप उसको ऐसे लपटा दोगे। तो आपको इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, मगर ये 2 पॉइंट पे फोकस रखो, एक ये, फिर ये वाला पूरा पार्ट, और सबसे पहला पेज ये। हाँ 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 बिल्कुल छापने देंगे, बस एक हेडिंग और बची है। अच्छा नहीं, क्वेश्चन तो कराया ही नहीं, ये तो सारे क्वेश्चन मैं कर रहा था ना। देखो जो लिख के क्वेश्चन करा रहा हूं वो तो मैं कर रहा हूं, तुम कब करोगे, करो आंसर बताओ। हाँ करा देंगे, तुम क्वेश्चन करो, मैं पानी पी लूं फिर रिवाइज कराता हूं। बात समझ तो पाए कैसे करना है। देखो सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, उसमें टीचर की जिम्मेदारी लगती है कि कितना पढ़ाना है, जो पेपर में आना है आपको पेपर के लिए पढ़ाना होता है, केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ानी, नहीं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में अभी 2-3 महीने में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा दूंगा। हर चैप्टर की 1-1 2-2 बुक होती है, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम की पूरी मैंने बुक पढ़ रखी है कि इतनी मोटी बुक है, सिर्फ उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम है, मगर वो पढ़ी इसलिए जैसे मैं चीजों को एक्सप्लेन कर पाऊं, बच्चों को समझा पाऊं, इसलिए नहीं पढ़ी कि बच्चों को पढ़ाना है, वो इसलिए पढ़ी है कि हाँ यार हमें आएगा तभी तो हम समझा पाएंगे। हाँ अब आप समझ गए कॉमन आयन है, तो लिपटा दो इसको, बताओ आंसर।
अब देखो यार, हमसे क्या कह रहा है, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज दिस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन 0.1 m AgNO3 सोल्यूशन। जो भाई के पास आयन है वही आयन इसके पास भी है, कॉमन आयन में डाला गया, ये पहले देख लो बस। बस फिर मैंने क्या पढ़ाया, मैंने तो तुम्हें ये पढ़ाया है ना, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अब हम वैसे थोड़ी सॉल्व करेंगे, वैसे तो मैं सिखा रहा था कि करते क्या है, अब तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर आ गया। तुमने जिद की तो एक और पूछ लिया, इसको करो, ये भी कॉमन आयन का है, करिए। पहले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बताता हूं, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है। अब देखो, AgCl की सॉल्बिलिटी प्योर वाटर में दी है, सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन प्योर वाटर इज 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट न्यू सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन 0.02 MbACl2 सोल्यूशन। वाटर में सॉल्बिलिटी दे रखा है, कॉमन आयन में पूछ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है मैं लगा दूंगा यार सॉल्बिलिटी, इसमें क्या है। देखो आप ऐसे ही तो करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ, यही तो पढ़ाया है, कॉन्सेप्ट से कभी मत, हाँ मोल पर लीटर है, यही कह रहे हो। अच्छा ये ठीक है, तो क्या दिक्कत है। अच्छा आप कह रहे हो सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर में क्यों नहीं है, यही कह रहे हो, तो ये तो मैं पहले ही बोल के आया हूं कि सॉल्बिलिटी की डिफिनीशन ग्राम पर लीटर में है, मगर क्वेश्चन में जनरली मोल पर लीटर चल रहा होगा, क्यों, क्योंकि वहां पर एक्टिव मास रखना है, एक्टिव मास मोल पर लीटर में होता है ना। जो तुम कह रहे हो कॉन्सेप्चुअली वो रॉन्ग है, कॉन्सेप्टली रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, मगर इतना बहुत कम एरर क्वेश्चन में वो चलाते रहते हैं, नहीं तो सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर में लिखी जाती है। इसी बात को, जैसे बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो पहले ही मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था, तो तुम्हारा सही क्वेश्चन है। अच्छा क्या करना था, हाँ अब देखो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन तो हमें मिल गया, कितना है कॉमन आयन का कंसंट्रेशन, कितना है कॉमन आयन का कंसंट्रेशन, कितना है भाई, 0.0, इसीलिए क्वेश्चन दिया है, मार्क हो गए। हाँ प्रभु मैंने लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, तुम मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन डाल रहे हो, यहां पे 2 लिखा है, तो Cl आयन कॉमन है ना, तो कॉमन आयन का कंसंट्रेशन डालना है, तो 0.02 इंटू 2, पहले तो यहां तुम्हें फंसाया है। अब बात आई KSP गायब है, KSP दिया नहीं है, क्वेश्चन कैसे करें, तो अब जरा देखो KSP क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तो हमेशा सेम रहता है, तो आप वाटर की सॉल्बिलिटी दी है ना वाटर में, तो यहां से KSP निकाल लो। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सही क्वेश्चन है भाई, KSP भी गायब है, तो KSP तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो तो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, कॉमन आयन हो चाहे जो हो, उससे क्या फर्क पड़ना है उसको, है कि नहीं। तो KSP कैसे निकालोगे, वाटर वाले से, वाटर वाले से KSP कैसे निकलता है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस वाई, ज्यादा डायरेक्ट तो नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे सही है भाई, उधर पीछे वालों ठीक चल रहा है, एक तो तुम लोग इधर भी बैठते हो यार, पूरी गर्दन झुकानी पड़ रही है। हाँ भाई वो कॉर्नर सही, पढ़ाई, दूसरे मामले नहीं, दूसरे मामले तो तुम सही कर ही लेते हो। देखिए अब मजाक खत्म करते वापस आए, देखो तो x की पावर x, y की पावर y, सॉल्बिलिटी की पावर x प्लस वाई, तो ये आ गया 15 का स्क्वायर 225। अब इसको उठा के यहां डाल दिया, अब यार थोड़ा हाथ पैर चलाइए,
5.10 की पावर माइनस, हाँ, मोल पर लीटर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। देखो कैलकुलेशन नहीं है मगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है कि हाँ यार कॉन्सेप्ट में जरा सा डगमगाया नहीं कि क्वेश्चन गया नहीं। एक इस जगह मुझे फंसाया गया, एक इस जगह फंसाया गया कि केएसपी कहां से लाया जाए, तो दो जगह उसने अपने को परेशान किया। और साथ साथ में कॉमन आयन का क्वेश्चन है, वो तो एक अलग बात है, ये तो मैंने शॉर्टकट से कर दिया है ना, नहीं तो ये पूरा वैसे ही चलता जैसे करते हैं। अब जरा देखिए यार, अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, इसके बाद छापने का मौका दूंगा, नहीं तो लिखा हुआ है इसमें, भूलना कहां है, आंखें थोड़ी गायब हो जाएंगी तुम्हारी। देखिए इसके बाद बहुत टाइम है आज हम लोग के पास, क्योंकि ये हेडिंग पढ़ाऊंगा और ये हेडिंग पढ़ाने में लगेंगे 7 मिनट, इसके बाद ये खत्म हो गई, फिर एक छोटी सी हेडिंग है उसमें मिलेंगे, उसमें लगेंगे 12-13 मिनट, इसके बाद चैप्टर खत्म, फिर हम लोग बातें करेंगे आराम से। अब देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बताता हूं, हाँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट, गौर सुनिएगा। ये हेडिंग आपको आती है, मैंने क्यों कहा कि 7 मिनट में खत्म होगी, क्योंकि आपको आता है, बस मुझे ये रियलाइज कराना है कि तुम्हें आता है, बस तुम्हारी याददाश्त सही करनी है, गजनी वाली जो है उसको सेट करना है बस। देखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, क्या हम सभी बच्चों ने, इधर ध्यान दीजिए, इस सॉल्ट को मैंने पानी में डाला तो ये सॉलिड था, ये एजी आयन आ गया, ये सीएल आयन आ गया, ये इक्वस है, ये इक्वस है, सही है ना, पढ़ लो। ये ठीक है। अच्छा अब देखो यार भुलवा दिया बच्चों ने। अच्छा देखिए, एक्चुअल में मैं पढ़ा रहा था, अचानक कोई चीज इधर गई, तो मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाने में कोई मेहनत थोड़ी लगती है, ये तो रटा है, नजर उधर गई तो देखा एक जूता उधर टहल रहा है। तो मैंने कहा यार चलो अच्छा पढ़ लो, उठा लेना बाद में, आओ। अच्छा देखो ये इक्विलिब्रियम है, बच्चों ने कहा, मैंने कहा हम लोगों ने इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन निकालना केमिकल इक्विलिब्रियम में सीखा था, तो क्या सीखा था जरा गौर से बता देता हूं सबको। देखो यदि क्वेशंट रेशियो की वैल्यू, क्वेशंट रेशियो की वैल्यू केएसपी से ज्यादा है, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, क्वेशंट रेशियो की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड की फॉरवर्ड, बैकवर्ड। और क्वेशंट रेशियो की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है तो फॉरवर्ड, और दोनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ये हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है। क्वेशंट रेशियो की वैल्यू यदि ज्यादा है तो बैकवर्ड, कम है तो फॉरवर्ड, बराबर है तो इक्विलिब्रियम। अच्छा बात आई क्वेशंट रेशियो होता क्या है, तो जरा देखो क्वेशंट रेशियो क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एट एनी स्टेट ऑफ रिएक्शन। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां निकलता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाती है। अब वही चीज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कहीं पर भी निकाल दो पूरी रिएक्शन में, तो वो क्वेशंट रेशियो है। क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट पूरी रिएक्शन में चाहे जहां निकालो तो उसका नाम रखा जाता है क्वेशंट रेशियो। और उसी को जब आप इक्विलिब्रियम पे निकालते हो तो उसका नाम रखा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह से यहां पे है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, तो बच्चों ने कहा सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, अभी हम पीछे पढ़ा के आए है कि नहीं। अच्छा इस रिएक्शन का क्वेशंट रेशियो बताओ, यही है, दोनों अलग अलग चीज थोड़ी ना है, फार्मूला तो एक ही है, डिफरेंस क्या है, ये एट इक्विलिब्रियम है और ये कहां है, एनी स्टेट ऑफ
प्रोसेस, कहीं पर भी निकालो, इक्विलिब्रियम आई है नहीं आई है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है बैकवर्ड जा रही है, चाहे जहां जा रही हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकाल दिया तो वो क्वोशिएंट रेशियो है। वही चीज इक्विलिब्रियम पे निकाल दी तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अच्छा अब गौर समझिएगा, ठीक है। अब मैंने देखो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, मगर मैंने थोड़ा सा रिवाइज इसलिए किया कि कुछ और भी बच्चे बैठे हैं। तो अब गौर सुनिएगा मेरी बात को, गौर सुनिए, मैंने यहां पे सिर्फ इतना चेंज किया है, क्वोशिएंट रेशियो को ही आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, नॉमेनक्लेचर चेंज है सिर्फ। क्वोशिएंट रेशियो को ही आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही केएसपी बोला जाता है आयनिक इक्विलिब्रियम में। ये तो मैं पीछे बोल चुका हूं, ये बात तो मैंने यहां डिफाइन कर दी थी पहले ही। कहां चला गया भाई, बहुत पढ़ा दिया क्या? ये है ना, पढ़ाया क्या, बातें ही चल रही इतनी देर से। हाँ अब जरा देखना बच्चों, इतना ठीक है। अब इस चीज को इधर लिखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा पैरेलल में लिखूंगा ना तो आप समझ पाओगे। क्वोशिएंट रेशियो को ही आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही केएसपी कहते हैं। तो मैंने क्या किया, पलट दिया, ये क्या है, तो देखो वही चीज मैं फिर से लिख रहा हूं, जरा सा भी चेंज नहीं करूंगा, जो आपने लिखा है वही लिखूंगा और वही सब लिखूंगा, कुछ अलग है ही नहीं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर का खेल है। अब गौर समझिए, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, अभी भी बैकवर्ड जाएगी, उसमें क्या है। अब गौर से देखो, अब मेरी बात सुनना एक सेकंड बस, वहां पर डायरेक्शन निकाल रहे होते थे तो हम कहते थे कि यदि क्वोशिएंट रेशियो की वैल्यू बड़ी है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ये पूछ रहे हैं कि इस सॉल्ट को पानी में डाला तो पूरा का पूरा सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा या ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, हम यहां पे ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा रहे हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सारा सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पूछते हैं कि भाई ये सॉल्ट मैंने पानी में डाला, अब बताओ ये प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो मैंने कहा अभी बता देता हूं। रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड क्या है, सॉलिड, सॉलिड का मतलब प्रेसिपिटेट। इसका मतलब यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू केएसपी से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। अब वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि रिएक्शन किधर जा रही है, वो कहेगा प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कॉन्सेप्ट वही है, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी तो प्रेसिपिटेट बनेगा। क्यों, बैकवर्ड में कौन है, सॉलिड है, सेमी सॉलिड होता है, प्रेसिपिटेट हो गया। अब यहां बताओ रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड। अब अच्छा, मैथ बहुत दिन हो गए ना, कमजोर हो गई है। हाँ यार, अब देखो जरा, अब ये क्या है, फॉरवर्ड। अब जब फॉरवर्ड जाएगा तो फॉरवर्ड कौन है, सॉल्युबल फॉर्म, एक्वस आयन है ना, तो इसका मतलब सॉल्ट सॉल्युबल हो जाएगा, तो क्या होगा, सॉल्युबल इन सॉल्यूशन, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा, या प्रेसिपिटेट नॉट फॉर्म, कि भाई प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम आगे गया और आगे क्या है, आयंस हैं जो पानी में डिसॉल्व है, वहां प्रेसिपिटेट कहां है, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। अच्छा अब ये है, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन इसके फॉर्म में है, इसके बाद से प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। यदि रिएक्शन में और आपने सॉल्यूट डाल दिया तो प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, नहीं तो नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सॉल्युबल फॉर्म और इनसॉल्युबल फॉर्म के बीच में अभी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, सॉल्युबल फॉर्म और इनसॉल्युबल फॉर्म के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, मतलब इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम। तो अब गौर से समझो, क्वेश्चन हमारा ऐसा आ रहा होगा, अब हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप बताओ कि जब इन सॉल्यूशन को मिलाया जाएगा तो क्या प्रेसिपिटेट बनेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल लेनी, कंपेयर कर देना है। कंपेयर में ध्यान कैसे रहेगा, तो बस जो ये वाला ध्यान है वही यहां चिपकाना है,
अलग कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। यदि आईपी की वैल्यू ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, आईपी की वैल्यू कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, आईपी की वैल्यू बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है। आईपी की वैल्यू ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट बनेगा, आईपी की वैल्यू कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, और यदि बराबर है तो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो कॉन्सेप्ट में कहीं चेंज नहीं है, सिर्फ नॉमेनक्लेचर में चेंज है और क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज है। वहां मैं पूछता था कि बताओ डायरेक्शन किधर जाएगी, तो आप कहते थे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब हम डायरेक्शन ना पूछ के पूछ रहे हैं कि भाई ये बताओ एक पार्ट सॉल्युबल है एक पार्ट इनसॉल्युबल है, तो हम पूछ रहे हैं सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। तो बस क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज आया है। यहां पर आप फंसोगे कहां, अब बताता हूं। ये तो मान लो बच्चे याद ही कर लेंगे कि आईपी ज्यादा निकला तो प्रेसिपिटेट बनना है, आईपी की वैल्यू कम निकली तो प्रेसिपिटेट नहीं बनना है। बच्चा फंसता है इसको सॉल्व करने में, वो कैलकुलेशन मिस्टेक करता है। जैसे ये देखो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आप ना करना, मैं करके दिखाता हूं। द सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.8 into 10 की पावर -10. Precipitate of AgCl will occurs by mixing which of the following solution are mixed in equal value. इनमें से किसकी मिक्सिंग में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। तो मैंने कहा ठीक है यार कर देते हैं। अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है जरा गौर समझना। आपको मैंने बता रखा है कि प्रेसिपिटेट कब बनेगा, जब आईपी वैल्यू केएसपी से ज्यादा है तो प्रेसिपिटेट फॉर्म, और कम है तो प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म होगा। यही तो पढ़ाया है। अब जरा हमें निकालना क्या है, केएसपी तो दे रखा है भाई ने, हमें आयनिक प्रोडक्ट निकालना है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, आयनों का कंसंट्रेशन। कहां पे, कहीं पर भी निकाल दो, उसका इक्विलिब्रियम से लेना देना है क्या कोई, क्योंकि वो तो क्वेश्चन रेशियो है। तो अब देखो गड़बड़ कहां होगी, आपको निकालना है एजी आयन इंटू सीएल आयन का कंसंट्रेशन। अब ये कंसंट्रेशन है 10 की पावर -8, तो 10 की पावर -8 यहां पर है, 10 की पावर -6 यहां पर है, इक्वल वैल्यू मिलाए तो ये हो गया 2 लीटर। यदि मैं इसका 1 लीटर मानूं, इसका 1 लीटर मानूं तो ये 2 लीटर। आपको प्रेसिपिटेट यहां चेक करना है, तो यहां पर एजी आयन का कंसंट्रेशन कितना है वो डालना है, यहां पर सीएल आयन का कंसंट्रेशन कितना है वो डालना है, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, डाइल्यूशन अभी पीछे पढ़ा के आए। तो आपने वॉल्यूम क्या किया, डबल कर दिया है, तो कंसंट्रेशन चेंज होगा। तुम क्या करोगे, यही वाला कंसंट्रेशन यहां चिपका दोगे। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू निकालने में बच्चे गलती करते हैं, नहीं तो कंपेयर तो कर ही देंगे, बचपन से कंपेयर करते आए हैं कि ये वाला नोट बड़ा है कि ये वाला नोट बड़ा है, तो वो तो कर ही लोगे आप, है कि नहीं। आप फंसोगे कंसंट्रेशन निकालने में। तो गौर समझिए, आपने 1 लीटर ये लिया, 1 लीटर ये लिया, और ये कितना हो गया 2 लीटर, तो वॉल्यूम डबल कंसंट्रेशन आधा, वॉल्यूम डबल कंसंट्रेशन आधा। तो इसका मतलब यहां पे हमें ये वैल्यू डालनी चाहिए। क्यों, आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन में पूछ रहे हो ना कि यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Ag आयन का कंसंट्रेशन डालना है, इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में Cl आयन का कंसंट्रेशन डालना है। ये तो एक अलग सॉल्यूशन है, ये एक अलग सॉल्यूशन है। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है मिलाने से, डबल, तो कंसंट्रेशन आधा। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डबल, तो कंसंट्रेशन आधा। तो ये वैल्यू आई ये। अब आईपी की वैल्यू कम, केएसपी की वैल्यू ज्यादा, ये 10 की पावर -16, ये 10 की पावर -10 है, तो केएसपी ज्यादा है तो सॉल्युबल होगा। वो कह रहा है प्रेसिपिटेट कब बनेगा, ये तो सॉल्युबल आ गया। अब इसको करते हैं, अब बी को मैं इधर कर रहा हूं, ये ए हो गया, अब बी सॉल्व करते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, आप लोगों को ना समझ में आए तो बताइए। वॉल्यूम डबल कंसंट्रेशन आधा, वॉल्यूम डबल कंसंट्रेशन आधा, तो ये आ गया ऐसे। तो अब देखो आईपी की वैल्यू केएसपी से ज्यादा है, ये 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -10 है, ये 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -10 है। तो आईपी की वैल्यू ज्यादा आ गई तो इसका मतलब प्रेसिपिटेट बनेगा। अब आप किसी में भी निकालो आईपी कमी आएगा। ये 10 की पावर -12 आ रहा है, ये 10 की पावर -20 आ रहा है,
है ना, तो ये सब कमी होंगे। तो अब आप फंसोगे कहां, कंसंट्रेशन अच्छे से रखिएगा बस। वैल्यू तो निकाल ही लोगे, क्यों, केएसपी निकाल रहे हो तो केएसपी तो निकालना है एक तरह का, तो और कोई नया काम तो कर ही नहीं रहे हो। नया काम क्या हो रहा है, दो सोल्यूशन जब मिलाओगे तो कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा, हम जल्दी जल्दी में उसको नहीं ध्यान देंगे। जैसे ये देखो क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन अभी नहीं है। अब लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, अरे 5 मिनट की है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। देखो एक्चुअल में आपसे आज जरूरी, मेरे को बहुत जरूरी काम है आज, मगर क्या है कि 5 मिनट, अभी क्या है हम लोग फ्लो में है तो 5 मिनट में पड़ जाएगा, नहीं तो मुझे फिर बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा पूरा। देखो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कैसा है, इस पर क्वेश्चन आता है। देखो ये क्या चीज है बताता हूं, आपसे पूछा गया कि ये बताओ पहले प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, बाद में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आता है। ये सॉल्ट एनालिसिस से थोड़ा सा रिलेटेड होता है। तो अब गौर से समझिए, ये मैंने एक मिक्सचर ले लिया, ध्यान दीजिए सभी लोग, ये मैंने एक मिक्सचर लिया NaCl का, NaBr का, Na का, ठीक। अब मैंने ऊपर से इसमें क्या दिया, प्रेसिपिटेट से, थोड़ा सा अच्छा फिगर बना देता हूं, अभी सेटिंग चल रही है, रुक जाओ। अच्छा देखो हमारे पास क्या है, आपने टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, या बीकर में सॉल्यूशन लेख रखा है सॉल्ट के मिक्सचर का, कई सॉल्ट का मिक्सचर है, ऊपर से आप क्या कर रहे हो, एक मॉलिक्यूल डाल रहे हो। जो मॉलिक्यूल ऊपर से डाला जाता है हमेशा ध्यान रखना वो एक्सेस में है, वो कहे ना कहे आपको एक्सेस में मान के चलना है, ठीक है। अब होगा क्या, जब एजी आयन नीचे आया तो उसने सीएल आयन के साथ मुलाकात की और एक प्रेसिपिटेट बना दिया AgCl का, जिसका KSP जो है वो ये है 10⁻⁻⁴। अच्छा जब Ag आयन नीचे आया तो Br से भी मुलाकात की, AgBr का प्रेसिपिटेट बना दिया, इसका KSP ये है, और I से भी मुलाकात कर ली, इसका भी प्रेसिपिटेट बना दिया। तो इसमें रोना भी तो नहीं चाहिए, अच्छा हाँ देखो ये बात सही है। अब किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा इनमें से सबसे पहले प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, या इनमें से सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, या प्रेसिपिटेट का ऑर्डर बताओ। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है ये बताता हूं। देखिए सीएल आयन तो पहले से ही पढ़ा है, आप ऊपर से क्या डाल रहे हो, Ag आयन, तो जब आप ऊपर से डाल रहे हो तो वो वैल्यू कैसे होगी, मतलब छोटी से बड़ी की ओर जाएगी, पहले एक आया, फिर एक और डाला तो 2 हो गए, फिर एक और डाला तो 3 हो गए, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, बढ़ती है ना, है कि नहीं, ये बात तो समझ पा रहे हो। हम ऊपर से मॉलिक्यूल डाल रहे हैं तो पहले छोटे मॉलिक्यूल आएंगे, कम नंबर आएगा, धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा, 10 आ गए, फिर 10 और आ गए तो 20 हो गए, 10 और आ गए तो 30 हो गए, 10 और आ गए तो 40 हो गए, तो नंबर बढ़ रहा है ना नीचे सोल्यूशन में। क्लियर है इतना, ये बात तो समझ में आ रही है। अच्छा अब आ रही है तो बस खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है कि जितने कम Ag आयन चाहिए होंगे उतनी जल्दी प्रेसिपिटेट बनेगा, जिसको सबसे कम Ag आयन चाहिए वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्योंकि सबसे पहले कौन आएगा, कम Ag आयन आएंगे,
है कि नहीं? पहले 2 आए तो कम है ना, फिर 2 और आ गए तो अब टोटल 4 हुए, फिर 1 सेकंड बाद 2 और आ गए तो अब 6 हुए ना। तो पहले तो कम वाले पहुंचे ना सोल्यूशन में। तो जिसको कम ही चाहिए वो खट्टे से प्रेसिपिटेट बना लेगा कि भाई हमें तो कम चाहिए, तुम्हें ज्यादा चाहिए ना, आओ, और प्रेसिपिटेट फॉर्म में ऊपर आ गया। तो इसका मतलब सबसे कम एजी आयन जिसको चाहिए होंगे वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। और सबसे कम एजी आयन का मतलब हुआ, गौर से समझना, अब कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं, प्रेसिपिटेट ऑर्डर। प्रेसिपिटेट ऑर्डर का मतलब टेंडेंसी टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, टेंडेंसी टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, वो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। गौर सुनिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्बिलिटी ऑफ आयन। अब ये कौन सा आयन है बच्चे, यहां पे अभी गड़बड़ करेंगे। वो आयन जो ऊपर से डाला जा रहा है, ध्यान रखना, किसकी सॉल्बिलिटी निकालनी है, मैं लिख दे रहा हूं, जो आयन ऊपर से सॉल्यूशन में मिलाया जा रहा है, मिलाते हैं। अब सॉल्यूशन से ऊपर से कौन आयन मिला रहा हो, एजी आयन, क्योंकि प्रेसिपिटेट में एजी आयन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब आप सब में एजी आयन की सॉल्बिलिटी निकालो। केएसपी दिया है, सीएल आयन का कंसंट्रेशन लाइन से दिया है, सीएल आयन का भी दिया है, बीआर आयन का भी दिया है, और आई आयन का भी दिया है। एजी आयन की वैल्यू यहां निकालो, एजी आयन की वैल्यू यहां निकालो, एजी आयन की वैल्यू यहां निकालो। जिसमें सबसे कम एजी आयन चाहिए होगा उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि सॉल्बिलिटी कम है तो प्रेसिपिटेट पहले फॉर्म करेगा। क्या किया फिर से समझो, आपको किस आयन की सॉल्बिलिटी निकालनी है, जो ऊपर से मिलाया जा रहा होगा। दूसरे आयन का कंसंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन में दिया होगा, ठीक है। अब आप उसकी सॉल्बिलिटी निकाल लोगे तो जिसकी वैल्यू सबसे कम उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले, जिसकी वैल्यू सबसे कम उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले। इसका मतलब इस एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सबको सॉल्व करके सबकी सॉल्बिलिटी निकालनी पड़ेगी। 3 सॉर्ट बने हैं, यदि 4 बने तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि सबकी सॉल्बिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो ऑर्डर लगा पाएंगे। तो किसी ने कहा सर क्या कुछ इसमें जुगाड़ बता पाओगे, मतलब कोई कॉन्सेप्ट बता पाओगे, मैंने कहा यस। ये तो था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि इसको ऐसे करना है। अब हमने क्या किया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का तड़का लगाया। अब गौर समझिए, अब इस चीज को जल्दी करना है, इजी करना है कि नहीं यार ये तो बहुत लेंदी काम है और टफ भी है, कुछ देखते ही टिक करने वाला बताओ। तो मैंने कहा ठीक है वो भी बता देते। अब गौर समझना, डरना नहीं। प्रेसिपिटेट ऑर्डर, प्रेसिपिटेट ऑर्डर, गौर से देखो, प्रेसिपिटेट ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है केएसपी के इफ नंबर ऑफ आयंस सेम। यदि सभी सॉल्ट के आयन के नंबर सेम है तो जिसका केएसपी कम होगा वो प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा। आयन के नंबर सेम हो, जैसे यहां सेम है 2 2 2, तो अब इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा। केएसपी सबसे कम किसका है, इसका, ये सबसे पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा, फिर भाई बनाएगा, फिर ये। मतलब आप ऐसा क्वेश्चन दोगे तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं बस ऐसे करके निकल जाऊंगा कि भाई लो तुम्हें पहले वाला चाहिए कि लास्ट वाला चाहिए, सबसे पहले प्रेसिपिटेट ये, सबसे लास्ट प्रेसिपिटेट ये। कब, जब आयन के नंबर सेम हो। अच्छा मान लो प्रेसिपिटेट ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ आयंस, जब क्या हो, केएसपी सेम हो, इफ केएसपी ऑफ ऑल सॉल्ट सेम। हाँ बेटे, नहीं बस समझ गया आपका डाउट। अब बताता हूं, बच्चे का पूछना है कि क्या इन दोनों में से ही कोई केस आएगा, नहीं, जर्नल केस आएगा तो ये करेंगे, और यदि मान लो ये केस बन गया तो हम तुरंत टिक कर देंगे, ये केस बन गया तो तुरंत टिक कर देंगे। मान लो केएसपी भी सेम नहीं है, आयन के नंबर भी सेम नहीं है, तो ये अपना जर्नल फॉर्म है, तो फिर हम मेहनत करेंगे थोड़ी सी। और मान लो आयन के नंबर सेम है तो ये चिपका देंगे, मान लो नंबर ऑफ केएसपी सेम है तो ये चिपका देंगे, और इसमें क्या है देखते ही ठीक होगा। और मेहनत करने की बात आई तो ये करेंगे। अब करना कैसे है देखो,
आपको क्वेश्चन दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसको करो। ऐसा क्वेश्चन लिखा बहुत आएगा, मतलब बड़ा क्वेश्चन होगा ये, बहुत लिखेगा क्योंकि इतनी सारी डिटेल लिखनी भी तो है। अब केएसपी चेक करो, अलग अलग है मगर नंबर ऑफ आयन सेम है। Ma 2 आयन 2 आयन 2 आयन 2 आयन। तो यदि नंबर ऑफ आयन सेम है तो वो पूछ रहा है 0.01 m solution of mx is added to mixture of Na NaB NaC and NaD solution which is precipitate first। ऊपर से क्या डाल रहे हो, ये इसमें कौन सा आयन कॉमन है, ये वाला देखो पीपीटी बना रहा है। तो एक रास्ता वही है कि भाई आप एम आयन का कंसंट्रेशन सब में निकालो, सॉल्बिलिटी सब में निकालो, फिर कंपेयर कर लो। एक नंबर ऑफ आयन सेम है, यदि नंबर ऑफ आयन सेम है तो केएसपी सबसे छोटा किसका है, तो सबसे छोटा केएसपी इसका है, ये कौन है, एमसी। तो ये प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनाएगा। अब हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा। बेसिक रूल क्या है, आप एम की सॉल्बिलिटी हर एक में निकालो, केएसपी दिया है, सॉल्बिलिटी एम की निकालो। ए का कंसंट्रेशन ये देखो दिया है, सब में 0.1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है, तो 0.1 मोलर सबका कंसंट्रेशन दिया है, आप वैल्यू निकालो, आ जाएगा। अब बच्चों ने कहा नहीं सर, मान लो कहीं और कुछ हो गया। देखो आपके लिए मैं 30 क्वेश्चन और लाया था, कोई बच्चे कह रहे थे ना, नहीं ये तो तुम करोगे, हम क्यों कराएंगे। मैं इसका एक और क्वेश्चन कराता हूं जो पेपर में आया है, ये। अब ये क्वेश्चन देख लो। अब देखो इसका क्वेश्चन जब भी आएगा तो 4-6 लाइन तो भर ही देगा क्योंकि डाटा देना पड़ता है। द केएसपी ऑफ सिल्वर क्रोमेट AgCl AgBr AgI आर रिस्पेक्टिवली, सबके केएसपी दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रेसिपिटेट लास्ट, सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा। इफ AgNO3 solution added to the solution containing equal mole of AgCl, NaCl, NaBr, NaI और Na2CrO4, उसका कहना है इस कंटेनर में NaCl है, NaBr है, NaI है और Na2CrO4 है, सोडियम क्रोमेट। अब ऊपर से हम AgNO3 डालना है, तो बताओ सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा। तो मैंने कहा अभी बता देंगे। अब आयन के नंबर सेम है, नहीं, 3 के सेम है, 1 के अलग है। केएसपी सेम है, नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मगर फिर भी जो दो कॉन्सेप्ट बताएं उससे क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। हमें चारों का सॉल्व नहीं करना है, क्यों, 3 के तो सेम है ना भाई, इनके आयन के नंबर सेम है। बेटा शांत हो जाओ, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अच्छा क्वेश्चन होता टफ होता है। आयन के नंबर सेम है, बच्चों ने कहा तो यार इन 3 में तो हम निकाल सकते हैं ना कि सबसे लास्ट में कौन बनाएगा। तो जिसका केएसपी सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लास्ट में बनाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। केएसपी सबसे ज्यादा इन तीनों में इसका है, चेक कर लो, इसका मतलब सबसे लास्ट में ये बनाएगा इन तीनों में। तो ये आंसर नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते, तो ये तो कट गए। देखते अभी तक हमने पेन नहीं चलाया है, हमारे 2 उड़ गए। अब हमें इनमें एजी आयन का कंसंट्रेशन भी नहीं निकालना है भाई, हमें ये पता चल गया ना कि इन तीनों में सबसे लास्ट में ये बनाएगा, है कि नहीं। तो बस इसके और इसके बीच में कंपेयर कर लो कि इन दोनों में लास्ट कौन है। एक तरीका ये है, पहले मैं बेसिक तरीका बताऊं, एक तरीका ये है सब में एजी आयन का कंसंट्रेशन निकालो। कैसे निकलेगा भाई, केएसपी दिया है और Cl आयन, Br आयन, I आयन और क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन दिया है, ये देखो इक्वल मोल, 1-1 मोल डाल दो और वॉल्यूम अपने हिसाब से 1-1 ले लो, क्योंकि सबके लिए सेम वॉल्यूम लेना है, तो जो मन है सेम लोगे तो 1 ले लो। एक तरीका वो है। मैंने कहा नहीं, हमें टाइम भी बचाना है, तो मैंने कहा यार इन 3 में तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं, क्यों, आयन के नंबर सेम है। तो आयन का नंबर सेम है तो सबसे बड़ा केएसपी इसका है, ये देखो 1.1 इंटू 10 की पावर -12, नहीं सॉरी ये वाला है, 1.8 इंटू 10 की पावर -10। तो सबसे बड़ा केएसपी है तो सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो वो कह रहा है सबसे लास्ट में कौन बनाएगा, तो अब ये दोनों आंसर नहीं हो सकते ना। अब ये बचा और ये बचा, इन दोनों में हमें नहीं पता है। क्यों नहीं पता है,
KSP भी अलग है, आयन के नंबर भी अलग है। तो अब इन दोनों में हम निकाल लेते हैं। तो मैं पहले निकाल रहा हूं AgCl वाले में। तो Ag आयन का कंसंट्रेशन KSP अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। बाई का KSP कितना है 1.8 और Cl आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। वैल्यूम अपनी तरफ से जो मैंने मान लो, जो मैंने मान लो, बस सबके लिए इक्वल होगा क्योंकि सब एक ही कंटेनर में है। जो मैंने, तो मैंने 1 मान लिया, तो 1/1 क्योंकि भैया एक्टिव मास रखना है, मोलरिटी रखनी है। तो ये आ गया Ag आयन का कंसंट्रेशन AgCl में, सॉरी, ठीक। अब उसमें निकालो, इसमें तो इसका आपने कैसे लिखा, Ag आयन का कंसंट्रेशन का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब लोग समझ पा रहे हो कैसे लिखा? भाई ये ऐसे ब्रेक होगा तो इसका KSP ऐसे ही तो लिखोगे, Ag आयन का स्क्वायर क्रोमेट आयन, ऐसे ही तो लिखोगे ना। ये 2 Ag आयन है कि नहीं? तो अब जरा देखो, वैल्यू डाल दो, इसका KSP बताना 1.1 इंटू 10 की पावर -12 और इसकी वैल्यू 1, सबका एक एक मोल है, सेम कंसंट्रेशन। अब अंडर रूट मार दो, तो यार ये 10 की पावर 6 के आसपास आ गया। हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी है, कम ज्यादा पकड़ना है। ये 10 की पावर -6 है और ये 10 की पावर -10 है, तो ये Ag आयन ज्यादा है। और जितनी ज्यादा सॉल्बिलिटी होगी उतना देर से प्रेसिपिटेट बनाएगा। ये देखो, आपने ये कॉन्सेप्ट लिख के दिया है मुझे, ये देखो, जितनी ज्यादा सॉल्बिलिटी होगी उतना लेट प्रेसिपिटेट बनेगा। तो सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा आई, इसकी ज्यादा आई, तो इसका सबसे लास्ट में प्रेसिपिटेट बनेगा। तो यदि आयन अलग लगाए तो हम सॉल्बिलिटी निकाल लेंगे। अब इसमें हमें क्या आराम हुआ कि सिर्फ 2 में निकालना पड़ा, 4 में नहीं निकालना पड़ा, है कि नहीं? क्योंकि मैंने वो रूल वहां पे लगा दिया है। तो हमारे पास इसका भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने 30 क्वेश्चन के आसपास पीपीटी में दिए हैं। ये इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू है। ये सभी क्वेश्चन आप करके आओगे और जिसका जो डाउट होगा मेरे से पूछोगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है इसमें, इसीलिए 30 क्वेश्चन में अलग से और लाया हूं कि कम से कम 100 क्वेश्चन के आसपास क्लास में हो जाए। अब आप छापो, कोई कह रहा था, कहां से दे दूं? कहां पे छोड़ दूं, यहां पे? कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। आपका काम है क्वेश्चन करना और डाउट पूछना। ये जो 30 क्वेश्चन दिए हैं ये करके आओगे, नहीं तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हम ही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 15 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो यदि नहीं करके आओगे तो हम यहाँ कर लेंगे, करके आओगे तो आसान रहेगा, जल्दी हो जाएंगे। आपने बोला था वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट आयन होना चाहिए।